बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार देखो, लेक्चर वगैरह तो आप ऑलरेडी सारे ले चुके हुए हो। मेरा मकसद यहाँ पे आपके पास आके ये करने का है कि मैंने एग्जामिनेशन की अप्रोच वगैरह कुछ इस नौइयत की लड़कों की और लड़कियों की देखी है कि वो अपना खुद ही अच्छे नंबर हासिल करना अपना ख़राब कर लेते हैं। और मैंने उनका तरीका वगैरह ये देखे, ऐसे लड़के भी देखे जो 7-7 दफ़ा फेल हुए हैं। और मेरी तरफ से अगर आप मेरे से ये पूछें तो ये एक मुश्किल इम्तिहान बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत आसान इम्तिहान है। और इसको आप आंखें बंद करके सारे के सारे अगर आप सी भी मार्क कर दें, किताबचा भी ना खोलें वगैरह, तो 25-30 नंबर फिर भी आ जाते हैं। तो 50 फिर भी आपने हासिल करने। आपसे बात करने के लिए मैं इसलिए आया हूँ कि लॉग एड की तैयारी कैसे करनी है। मुख्तलिफ, कोई कहता क्लासेस लेनी है, कोई कहता गाइड पढ़ लें, कोई फला, कोई कहता सर उमर के पास चले जाए, कोई कहता कि यहाँ पे चले जाए। मैं आपको यहाँ पे ये कहने के लिए आया हूँ कि अगर आप बेयर एक्ट और सिलेबस अगर आप पढ़ लें, और सिलेबस सिलेबस कोई एलएलबी का सिलेबस नहीं है, उसका बहुत छोटा टुकड़ा है। सिर्फ बेयर एक्ट आप पढ़ लें तो सवाल ही नहीं पैदा होता 80-85 से कम आपके नंबर आए। थोड़ी अकल की, थोड़ी हाजिर दिमागी की, और पैनिक ना करने की, और बेहतरीन एग्जाम टेक्निक, बेहतर एक एग्जाम टेक्निक की सिर्फ ज़रूरत है। उसके साथ आप अच्छे अंदाज के अंदर कर सकते हैं। अपने जहन से ये बात निकाल देंगे, कोई बंदा आपको बता सकता है कि भाई कौन से सवाल आएंगे, या इधर से तैयारी कर लो, उधर से तैयारी कर लो, सिलेबस अगर आपने नहीं देखा। ऐसे भी मैंने लड़के देखे तीसरे तीसरे चौथे अटेम्प्ट के अंदर वो कहते हैं जी हमने डोगर की गाइड पकड़ ली थी, हमने फलां की गाइड पकड़ ली थी, जबकि सिलेबस देखा तक नहीं। ये चीज अपने पल्ले बांध लें। कोई बता सकता है कि लॉग एड का इम्तिहान कौन लेता है? वो क्या बुला है? एचईसी क्या चीज होती है? एक इदारा है जिसको गवर्नमेंट कह रहा हूँ, कोर्ट ने जिसके जिम्मे और पाकिस्तान बार काउंसिल ने लगाया है कि वो लॉग एड का इम्तिहान आपका लेगा। उस इदारे का ये है, उनसे मल्टीपल टाइम्स बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने अपना क्वेश्चन बैंक बनाना है, हर दफा हम नए सवाल करेंगे। तो ये चीज तो अपने पल्ले में से बांध लें कि किसी जज को भी या किसी भी बंदे को पता है कि जी वो आपको दे देगा, गेस करके दे देगा कि जी इस दफा ये आएगा। गेस आपका सिलेबस है, और सिलेबस अगर आप पढ़ना शुरू कर दें तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कि मैं फिर कह रहा हूं कि आप आराम से पास ना हो इसके अंदर। एक चीज आपको ये बता दूं कि आपका जो लॉग एड का नंबर वगैरह है, अच्छे नंबर लेना जरूरी है। 50 नंबर लेना जरूरी नहीं है। मैं अपने दफ्तर के अंदर 85 से कम वाले किसी बंदे को नहीं रखता। अच्छे चेंबर में किसी में आपने जाना है तो वो आपसे अब ये पूछा करते हैं कि जी अब भाई बता तेरे लॉग एड में नंबर कितने। लड़के आते हैं कि जी हमारे साथ पढ़ा है, मैं एलएलएम कर लूँ, मैं ये कर लूँ सब। मैं उनसे पहले पूछता हूँ कि यार लॉग एड नंबर कितने है? सर 51 चौथे अटेम्प्ट के ऊपर। तो एलएलएम तो ना करो ना, फिर मेरे ख्याल में मेरे साथ उसका कोई गुजारा होने लगा या कोई इस तरीके से। मेरे नज़दीक अगर आप पूछें तो लॉ गेट वैसे होना उर्दू के अंदर चाहिए, क्योंकि सिविल कोर्ट के, या कम अज़ कम ऑप्शन होनी चाहिए, क्योंकि सिविल कोर्ट के अंदर और नीचे का काम सारे का सारा होता उर्दू के अंदर है। तो जिस चीज़ के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं उसको तो लैंग्वेज में हम कर नहीं रहे हैं। अंग्रेज़ी तो आपकी हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर ज़्यादातर होती है, बट जो है वो है। ये कहाँ लॉ गेट का मतलब क्या होता है मैडम बताइए? गैट गैट से क्या बनता है? ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। यानी क्या वो आपको क्या चेक कर रहे हैं कि इम्तिहान पढ़ा भी है कि नहीं? बंदयाल साहब ने जब ये अपनी जजमेंट के अंदर लिखा था तो बाद में ऑर्डर्स भी ये किए कि भाई हम ये मुश्किल आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ आपको ये चेक करना चाहते हैं कि मुंडा कॉलेज गया सी कि नहीं। इसलिए बहुत बेसिक चीज़ें और बेसिक चीज़ें आपसे ये पूछी जाएंगी। किसी भी इम्तिहान की तैयारी के लिए सिलेबस है आप दोस्तों के सामने। किस किस ने सिलेबस अभी तक देखा ही नहीं? क्लासें मुक जाने के बाद भी नहीं। किसने नहीं देखा? सारों ने देखा हुआ है। तो मैं फिर सवाल कर लूँ सारों से। बचत करने का यही तरीका होता है कि सच के मैं तो वेख्या ही नहीं, मैं की करा। ये देखो, आप और दूसरा, अगर आपका कोई सवाल है ना किसी मौके के ऊपर भी, तो खुल के पूछें। यहाँ पे आपके सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ प्रिंसिपली, कि आपको कमी कोताही अपनी कहाँ से नजर आ रही। किताब कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं तैयारी के लिए? बेयर एक्ट्स। वो कहाँ पे आपको किसी एक जगह पे मिलते हैं? कौन सी किताब इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी गाइड इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पे कौन सी उसामा साहब ने बिकवाई है आपकी ज़्यादा?
हैं। पंजाब बार काउंसिल की पीएलजे की है, ये आपको 600 रुपए की मिल जाएगी, है तो 1000-1200 की, लेकिन आप वहां पे जाके कहेंगे कि हम यहाँ से लेक्चर अटेंड करके आएंगे, आपको 600 रुपए में मिल जाएगी। फायदा इसके अंदर क्या है, इसमें बहुत काफी ज्यादा बोंगियां भी मारी हुई हैं, मगर इसमें फायदा ये है कि एक सिलेबस इसके अंदर लिखा हुआ है, और साथ साथ सिलेबस के साथ साथ तमाम जो बेयर एक्ट्स हैं, वो आपका जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का और यूएन का जो चार्टर है, वो सारी एक ही जगह पे उन्होंने आपको जमा करवा दी है। तो 600 रुपए अगर आप इसके ऊपर खर्च करें तो एक ही जगह के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि आप यार ड्राइवर को इधर बुलवा लीजिए, बार बार कॉल कर रहा है मुझे, नीचे बाहर होगा। तो क्या चार्टर ऑफ ये चार्टर ऑफ यूएन चार्टर पढ़ना चाहिए, और ये सारे का सारा ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो पढ़ने की जरूरत है आपको? पढ़ा आपने, यहाँ पे पढ़ाया किसी ने आके? नहीं सर, अभी वो होना है किस तरीके का? किसी भी इम्तिहान को पास करना और उसको टॉप करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है, उसका सिलेबस आगे रख लो और देखो कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सबसे आसान, जो कर लेने के बाद आप फेल ही नहीं हो सकते, इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आसान इसके अंदर कौन सा है टॉपिक? क्यों? वो मैं हर दफा लेक्चर उसके ऊपर देता रहता हूँ, ईमानदार हो, मगर वो क्यों अच्छा है, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ने के लिए? और बताइए, लीगल एथिक्स क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है इस इम्तिहान की मद से? और नहीं छोड़े जी, नंबरों की बात हो रही है यहाँ पे, ईमानदारी की तो नहीं बात। नहीं, क्यों? शॉर्ट है और नंबर कितने हैं? इसीलिए मैं आपको ये बता रहा था तमाम दोस्तों को कि किसी भी इम्तिहान को अगर पास और अच्छे नंबर लेने हैं तो आपने सबसे पहले देखना है कि क्या भाई ये किधर से, ये कहाँ पे मुझे ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। 6 सफ़े हैं टोटल प्रोफेशनल एथिक्स के, मेरे 6 सफ़े हैं और 10 नंबर हैं 100 में से। इसके बरक्स 5 नंबर आपके इंटरनेशनल लॉ के हैं, उसमें यूएन चार्टर और ये जो क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अच्छा खासा मोटा है। मुकदमों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं उसके इसको कहते हैं मुकदमे, आपके 8 हैं, 8 हैं। 8 मुकदमों के 5 नंबर हैं, और फी मुकदमा कोई 500-1000 सफ़े से कम है नहीं। अब वो मुकदमा तो नहीं आपने पढ़ना शुरू कर देना, 5 इसको कहते हैं 8 मुकदमों की मद के अंदर ये सारे का सारा। उसके लिए क्या तरीका है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके अंदर उसके अंदर लिखा हुआ है इन्होंने इस किताब के अंदर मुकदमों के बारे में, मगर हवाई फायरी किए हुए इतने ज्यादा मेरे नजदीक कम अज कम। और ये मैं आपको गेस्ट दे रहा हूँ, बाद में आके मेरा गला ना पकड़िएगा कि मोहम्मद भाई इस तरीके से नहीं हुआ। हामिद खान साहब की बुक है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के ऊपर, इम्तिहान बनाने वाला अमूमन वहां से ही चैप्टर उठाता है, हर मुकदमे के बारे में वहां पे 2-2 सफ़े लिखे हुए हैं। उनको स्कैन करके हमने पंजाब बार काउंसिल की जो लॉग एड की वेबसाइट है वहां पे सब कुछ डाल लिया हुआ है। जिन टॉपिक्स के ऊपर आपको लेक्चर्स अभी तक नहीं हुए, तो आपकी सहूलत के लिए हमने लॉग एड के बेस्ट सारे के सारे जितने बंदे पढ़ा सकते थे उनके वीडियोस बना के पंजाब बार काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर लॉग एड के वीडियोस मौजूद हैं, वहां पे सिलेबस भी मौजूद है, और वहां पे जो टॉपर थे 2 टॉपर लड़कों के इंटरव्यू भी मौजूद है कि भाई उसने तैयारी कैसे की, एक ने 98 मारा था, एक ने मेरे ख्याल में 97 मारा था। और वो बंदे कोई खलाई मखलूक नहीं थे कि बर्गर कॉलेजेस से पढ़ के आए हुए थे और कोलंबिया और अमेरिका और इधर की डिग्रियां थी वो थी। वो इंटीरियर सिंध से लड़का था, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर जो है वहां पे वो था, हॉस्टल के अंदर रहता था, और उसने 98 मारा है। तो अगर वो कर सकते हैं, और बाय द वे इस इम्तिहान के अंदर अब 90 मारना कोई मसला ही नहीं है, दर्जनों के दर्जन निकलते हैं हर दफा। और वो भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको डराने के लिए, झाका वगैरह देने के लिए नहीं कर रहा कि सारे के सारे इट्स इजी, अब मुश्किल नहीं है। रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि थोड़ा सा जहन खोल के अकल के साथ तैयारी की हो, नोट्स वगैरह बनाए हो, और इम्तिहान के अंदर पैनिक ना करें। ऐसे ऐसे भी मैंने शहजादे देखे हैं जो कि वहां पे 10 सवाल खाली छोड़ के आ गए। कोई बता सकता है कि इस इम्तिहान में नेगेटिव मार्किंग होती है? वो क्या चीज होती है नेगेटिव मार्किंग? उसके आधा नंबर आपका कट जाता है अगर आपने गलत तुक्का मारा हो। तो यहाँ पे तुक्का ना मारना सबसे बड़ी अहमक चीज है। नहीं पता
तो फिर भी तुक्का मार के और ये नहीं ए बी सी डी अपनी मर्जी से ये करके, उसके बारे में भी, तुक्के मारने के बारे में भी अभी हम थोड़ी सी डिटेल के अंदर बात करेंगे कि तुक्का इंटेलिजेंटली कैसे मारा जा सकता है। एक लेवल के ऊपर जुआ ही है, बट अपने चांसेस ऑफ सक्सेस आप कैसे बढ़ा सकते हैं। 1 नंबर 2 नंबर से फेल होते होते वो बंदा पास हो जाता है। और अगर आपने 10 नंबर अगर आपने खाली छोड़ दिए और आपने सारे के सारे आखिरी सेकंड है वो आपको कह रहे हैं पेंसिल नीचे रख दो, सारे के सारे बी मार्क कर लो, ये सारे के सारे सी कर दो, 2 या 3 तो सही होंगे। ए बी सी डी अंदाजे से अगर मारना शुरू कर दिया एंड के अंदर तो लगे गए। तो ये तो प्रोबेबिलिटी का कानून है कि अगर आपके 10 क्वेश्चन हैं, उसके अंदर से 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, तो 2.5 तो आपके ठीक होंगे ही होंगे। अगर किस्मत ने साथ दिया तो 4 या 5 भी हो सकते हैं। अब मेरे कहने के ऊपर सारे के सारे भी मत ये तुक्के मारने शुरू कर दीजिएगा कि जी अहमद क़य्यूम ने कहा था किताब खोलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बता रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा आंखें और दिमाग खोल के आप करेंगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा है। अगर थोड़ा बहुत कानून आता है, अगर सवाल बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा, फिर तो करो सारे बी लगा दो। अगर सवाल थोड़ा बहुत समझ आ रहा और पता चल रहा है यार ए ते डी ते हो ही नहीं सकता, तो 50-50 कौन बनेगा करोड़पति के अंदर, उसके अंदर ऑप्शन होती है फोन अ फ्रेंड, वो ना करना वगैरह फड़े जाओगे। ठीक है कि फोन दे उत्ते लगे हुए हो या हम सारे से सारे का सारा पूछ रहे यार बता दो। 50-50 आप कर सकते हैं अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके। और 50-50 का क्या तरीका होता है कि थोड़ी सी ये कोशिश करने की कोशिश करें कि आप मुझे समझ के, ये चीजें तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, शुमाल जनूब वाली ऑप्शन है, उसके अंदर करेंगे तो 2 में से 1 अगर तुक्का लगेगा तो 50% चांस है। अदरवाइज कितने फीसद होते हैं 4 ऑप्शंस के अंदर? 25% होते हैं। तो इसीलिए वो 50-50 की भी ऑप्शन होती है। 4 के अंदर अमिताभ कहता है क्या 4 होती है कि 5 ऑप्शन होती है, कौन बनेगा? 4 होते हैं ना। 50-50 लॉक कर दिया जाए इस तरीके से। तो यार देखो बात ये है, और लाइट अंदाज के अंदर भी थोड़ा सा हंसाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जिस बंदे ने इम्तिहान में टेंशन ली उसके हाथ कांपे और उसकी तबीयत बीच में खराब हो गई, वो वेला है। लॉग एट आपको 6 महीने के अंदर 2 मौके तो मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, 2.5 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद, राइट। सो आपके करियर की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं होने लगा अगर आपने शुरू के अंदर ही जाके लॉग एट के अंदर आप बैठ गए, आपका रिजल्ट आ गया, आपने अपनी इंटीमेशन में आपको 6 महीने के बाद ही लाइसेंस मिलना है, यानी 2 तो मौके मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरी के ऊपर थोड़ी बहुत फिर भी टेंशन हो सकती है। पहले में अगर तैयारी की हुई है, नोट्स बनाए हुए हैं और बादशाह है सारे के सारे हाथ इस तरह करके बीच में बैठे, तो मैं मोती दे रहा हूँ यार, कोई कागज के ऊपर कोई लिख ही लेता है बंदा, नोट शोट वगैरह भी कर लेता कि नहीं इसका मैं वीडियो देख लूंगा। देखो बंदा वो जीतता है जिसके सामने किताब हो और वो उसके ऊपर कॉलम के ऊपर नोट्स करता रहे, और इम्तिहान के दिन से पहले उसके पास कागज के ऊपर लिखे होंगे कि यार मैं एक 2 सफ़ों के ऊपर फी टॉपिक बीच में बना होगा कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। नहीं करे रखोगे और अगर देखते रहोगे, ये करते रहोगे, तो इम्तिहान दे विच भी यही होगा कि अहमद क़य्यूम ने की क्या सी, मैंने तो याद ही नहीं है। हर बंदे का अपना अंदाज होता है लिखने का, पढ़ने का और चीजें याद रखने का। सो आपके सिलेबस को अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स हुए हैं जी? पीपीसी क्या होता है यार? सीपीसी क्या होता है असल में? उसका नाम क्या है? कौन से साल का है? हाँ 1360 1960 का? हाँ 1908 का है। ये करके ऐसे सवाल वगैरह इब्तिदा के अंदर थोड़ा सा चेक ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ा भी हुआ है कि नहीं। एक दफा बैठ के रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। अगर आपने सिलेबस आज तक नहीं, कोई बता दो यार ईमानदारी से, किस किसने अभी तक सिलेबस नहीं देखा? सर उन्होंने देखा हुआ है, पक्की बात है? लगता नहीं है वैसे, नहीं तो मैं पूछ लूंगा। मुझे कोई बता सकता है कि क्यूएसओ के कौन कौन से आर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं? क्यूएसओ क्या भला होती है उसके? आप बता दीजिए। जो ये जो नजर आ रहा है बीच में, बिल्कुल इसके पिलर के पीछे छुपा हुआ है यार, हैं?
मेरी आंखों में से शुआएं निकलती हैं, मैं एक पिलर के पीछे भी मैं देख लेता हूँ सारे का सारा। जरा बताओ कानून शहादत के कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन से सेक्शन होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। तो वो कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ने और कौन से नहीं पढ़ने, बताओ। हाँ, कोई बता सकता है? पूरे का पूरा क्यूएसओ पढ़ना है, और उसके अंदर गैस की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि वो 5 नंबर का नहीं है, वो 20 नंबर का है। तो वो तो उसका बेर एक्ट पकड़ के गुजरना ही है आपने उसके अंदर से। पुराने अगर आपको पर्चे वगैरह जो आउट हुए हुए हैं वो अगर आपको मिल जाते हैं या वो देख लेते हैं तो कम से कम आपको डायरेक्शन पता चल जाती। आपकी सहूलत के लिए मैं एक चीज बताऊं, ये हमने इसमें तब्दीली करवा दी हुई है उनसे लड़ लड़ के। पहले तो पूछा करते थे आर्टिकल द नंबर दसो, मुकम्मल तौर पर रट्टा है। अब आप बेसिक कॉन्सेप्ट वो आपका चेक करते हैं कि किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल हैं, एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंस का क्या है, आपको समझना बेयर एक्ट के बाद पढ़ के बहुत जरूरी है। कानून शहादत का बेयर एक्ट क्या होता है यार, बुला मैं बार बार बेयर एक्ट कह रहा हूं। बालू बालू से क्या ताल्लुक है बेयर एक्ट का? बेयर एक्ट क्या चीज होती है? सॉरी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, गलत गलत। अगर वो किया तो फिर तो आपने मेरे ख्याल में पढ़ा ही नहीं। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन कोई नहीं होती, ये सिर्फ कानून का हर्फ ब हर्फ लिखा होता है, उसको बेयर एक्ट कहते हैं। कानून शहादत पूरा है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन, कोई नोट्स, कोई चीजें नहीं है। उसको पढ़ो और पढ़ने का तरीका ये, उसको समझने की कोशिश क्या की रहा है। किताब वगैरह या उस्ताद वहां पे आता है, ये किसी के पास टीका नहीं है कि यहाँ पे आके आपको लेक्चर उन्होंने पढ़ा दिया तो फर फर करके आपके अंदर बीच में दाखिल हो गया सारे का सारा। मैं तीसरी पुश्त का वकील हूँ, मेरे खून के अंदर तो नहीं था, ना अब्बा जी ने मुझे कोई टीका लगा सके वगैरह, अपनी टकरे मार के सारे का सारा सीखे और अभी भी बेशुमार चीजें याद नहीं रहती। ओपन होना तो वैसे शायद ये ओपन बुक टेस्ट है, मगर फिर भी जनरल प्रिंसिपल्स और ये रट्टे की इतनी चेकिंग नहीं है। आपसे आर्टिकल्स वगैरह नहीं पूछेंगे, मगर आपसे ये डेफिनेटली पूछेंगे कि नुक्ता क्या है, रेलेवेंसी के लिए क्या तरीका होता है। जब आप तैयारी कर रहे हों तो एक्सेप्शंस नॉर्मली आपको पता होगी कि जी फलां फलां रूल की क्या एक्सेप्शंस है, उनके ऊपर अमूमन ज़्यादा सवाल आते हैं, जनरल प्रिंसिपल पे नहीं आते। क्या क्या मौके हैं जहां के ऊपर ये आपको इस रूल की एक्सेप्शन होगी। अमूमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर ये भी होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या भला होती है? ए बी सी डी लिखी होती है, उसके अंदर उसको जवाब कैसे भरते हैं, हाथ से लिखना होता है? हाँ, कॉपी के अंदर टिक करना होता है। एक फिल आपको लहदा मिलती है जिसके अंदर आपने पेंसिल के साथ भरने होते हैं। पेंसिल से कि पेन से हैं? बॉल पॉइंट से। अच्छा, अमेरिका मैंने चूंकि लॉग एड दिया नहीं इसलिए मैं इसके बारे में लेक्चर दे रहा हूँ। हमारे टाइम के अंदर तो खैर सैट वगैरह एसएटीज वगैरह सारे पेंसिल से होते थे, तो पेन भी होना फिर ज़रूरी है, ना कि उधर पैनिक कर रहे हैं और स्याही ख़त्म हो जाए ये सारे का सारा। अब सबसे पहले आके देख टच कर लेते हैं। अब आपको एक दफ़ा देख लेते हैं। 5 नंबर है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सिलसिला है यार? कॉन्स्टिट्यूशन के कितने नंबर है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अपने के, और इस यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटरनेशनल वाला भी इसी के अंदर डाल दिया हुआ है। हाँ, वो टोटल 20 हो जाएंगे, उसके 5 नंबर हैं। ये जूरिस्प्रूडेंस की क्या गंद है यार ये सारे का सारा। वैसे मैं तो इसको कोशिश करूँ तो मैं निकलवा दूँ वगैरह। हाँ, पूरी की पूरी किताब लिख दी हुई है। हाँ, कौन कौन ये कौन कौन से सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस के कौन कौन से हिस्से हैं? इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के लिए कौन सी किताब पढ़नी है? बिकॉज इम्तिहान उस किताब से आता है। कई लड़के, ये लड़कियां बहुत बहुत बड़ी बोंगी मारते हैं कि इमरान एहसन न्याजी की मल्टीपल किताबें हैं बाय द वे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर भी। गलत किताब पढ़ लेते हैं फिर आके बहसते हैं। बल्कि आपके वो आज आए नहीं सिंधु साहब, वही शोर मचाते हैं, देखे ना जी किताब के अंदर गलत लिखा हुआ है, 5 लड़कों को कॉम्पनसेट किया जाए, नंबर दिया जाए।
तो और इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के लिए ये किताबें हैं आपके पास, ली हुई है कि नहीं? कि क्या अभी खरीदी है कि पहले से थी? कॉलेज के अंदर यूज हुई है? सालमंड भी कॉलेज में हुई है, तो ये यहाँ पे आपका टेस्ट हो रहा है कि मुंडे ने पढ़े है कि नहीं, कॉलेज गया है कि नहीं। अगर नहीं है तो किताबें वगैरह जाके ये पकड़ के देखनी जरूरी है। पुराने सवालों में अब इसमें मसला पड़ता है, इसमें हाथ थोड़ा सा आप अगर हल्का भी रख लें, क्योंकि इतनी मोटी किताब है, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। दूसरी भी इतनी मोटी किताब है, उसमें से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो मेरे नजदीक क्यूएसओ के ऊपर अगर आप ज्यादा फोकस करेंगे, 20 नंबर है, इसके 5, एक किताब के 5 नंबर है। मैं ये नहीं कह रहा कि मत पढ़ें, मैं आपको कह रहा हूं आपको टारगेट ये करना चाहिए। यार बताओ कितने नंबर टारगेट करने चाहिए? हाँ सॉरी, क्यों? मैं अपने दफ्तर में तुम्हें 85 के कम रखूंगा नहीं, तुम तो पहले वेले हो गए। लाल टाई तुमने पहनी हुई है, पहले ही देखो। कानून के मुताबिक तुम बात करते हो, 100 क्यों नहीं टारगेट करते? नहीं, 85 की भी ज्यादा की भी हो सकती है वगैरह, गलती भी बंदा कर लेता है, पैनिक भी कर लेता है। देखो, समझने की यहाँ पे ये जरूरत है। 50 का अगर निशाना लोगे तो 35 पे भी जाके गिर सकते हो। 80 का निशाना लोगे तो पास तो हो ही जाओगे। ये चीज बहुत जरूरी है कि निरी अगर तैयारी 50 नंबरों की है तो फिर 50 में से 50 तो नहीं होने लगे। तो फेलियर के लिए आपने तैयारी कर ली हुई अपने करने के लिए। फिर कह रहा हूं, प्रोफेशनल एथिक्स के कितने नंबर हैं, कितने सफ़े हैं? वो सफ़े कहाँ पे लिखे हुए हैं यार? मुझे बताओ, प्रोफेशनल एथिक्स की किताब कहाँ से मिलती है? आप सारों ने बीच में बार बार मुझे ये कह रहे हैं बड़े अच्छे हैं, मुफ्त के हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कितने पढ़े हैं तुसी जरा दसो। नहीं, आपने आपसे नहीं सुनना, और आप मोबाइल के ऊपर वैसे भी करके पका रही है। बाकी लड़कों से पूछते हैं ना, लड़कियां तो पास हो ही जाती हैं वैसे भी, बीच में मेहनती होती हैं। हाँ लड़के बताएं कितने लिखे हुए नहीं यार? सब तो इम्पोर्टेंट 6 सफ़े मेरे जो आपके लिए सोने के बराबर हैं, वो कहाँ पे लिखे हुए हैं? केड़े कानून दे विच मौजूद ने? 76 नहीं, वो जरा चेक कर लीजिएगा रूल्स। पाकिस्तान बार काउंसिल ने रूल्स बनाए हैं लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट के तहत। उसके अंदर जैसे कि मैडम कह रही थी, चैप्टर 12 है, वहां पे 6 सफ़े उन्होंने डाले हुए हैं कि ईमानदारी से वकालत कैसे करते हैं। और हमारे नज़दीक ईमानदारी से वकालत इतनी ज़रूरी है कि उन 6 सफ़ों के हमने आपको 10 नंबर दे दिए। तो थोड़ा सा ईमानदारी से दिमाग अगर चलता भी है तो बंदा आसानी से तुक्का मार सकता है। उसमें लिखा हुआ है कि दूसरी पार्टी के क्लाइंट नहीं बन जाएंगे, दूसरी पार्टी से नहीं मिल जाएंगे। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, उन रूल्स को मेहरबानी करके, इसके ऊपर पंजाब बार काउंसिल की वेबसाइट पे मैंने मल्टीपल टाइम्स लेक्चर दिए हुए हैं, मगर वो लेक्चर्स मेरा ईमानदारी प्रोग्राम वाले वो 3-3 4-4 घंटे के, उसमें जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने ये 6 सफ़े प्लीज़ खुद पढ़ने हैं, जिसके अंदर से आपको ये 10 नंबर, 10 में से 10 होने चाहिए, 9 से कम तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर 10 में से 10 यहाँ से आपका लग गया तो आपका फेल होना तकरीबन नामुमकिन होगा। बाकी चीज़ें आप अंदाजे से थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, मगर इसके अंदर एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अपने पल्ले बांध लीजिए। ये 6 सफ़े हैं, आपको पता ही नहीं है कौन से कानून के अंदर ये लिखे हुए हैं। खैर, पहले इब्तदा में जब इम्तिहान बना था, मेरे ख्याल में इम्तिहान बनाने वाले को भी नहीं पता था, वो मुख्तलिफ सेक्शन नंबर पूछता रहा कि सेक्शन बताएं जिसके अंदर ईमानदारी के बारे में ये लिखा हुआ है, फलां सेक्शन बताएं। 10 के 10 क्वेश्चन इस तरह के थे। अब वहाँ पे सेक्शंस का जिक्र था, उसने क्या गलती की, क्या बोंगी मारी, कोई बता सकता है? क्योंकि रूल्स हैं, सेक्शंस है ही नहीं। सेक्शंस कहाँ पे होते हैं? सेक्शंस कहाँ पे? रूल्स के अंदर रूल्स होते हैं। सेक्शन किस कानून के अंदर आते हैं? एक्ट में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और कानून शहादत में क्या होते हैं? आर्टिकल्स। ये चीज़ें वगैरह गौर से अपने पल्ले बांध लें, ये बेसिक चीज़ें वगैरह हैं। आई डोंट थिंक इस नौयत का आसान सवाल आपसे करने लगे हैं, मगर फिर भी आपको कहा है कि 5 नंबर जो कि आपके मिलने हैं 8 मुकदमों के, उसके लिए क्या पढ़ेंगे आप? एक तो इस किताब में भी लिखा हुआ है, इन्होंने तो 40-50 सफ़े वगैरह बांट डाले हुए हैं उसके अंदर।
एक तो बेरैक पढ़ सकते हैं, या उसका बेरैक नहीं सॉरी मैंने जजमेंट पढ़ सकते हैं, उसके हेड नोट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन वो भी जाके ना कोई 100 सवा 100 200 सफ़े बन जाते हैं, और निरे वो करना एग्जीक्यूट करना सिर्फ 5 नंबर के लिए। अगर तो आपका इम्तिहान हो कब रहा है? चलो फिर टाइम है तुम्हारे पास थोड़ा बहुत वगैरह, बट आपको क्या मैंने कहा कि वो आपने कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि वो वहाँ जो इम्तिहान लेने वाला है वो हामिद खान साहब की किताब है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो वाली अगर आप पढ़ लेंगे तो उसके अंदर से वो किताब ही मुझे लगता है वही इस्तेमाल करता है। अब एग्जामिनर चेंज ना हो जाए, लेकिन पिछले चंद सालों के अंदर मैंने यही देखा है कि उसके अंदर जो चीज़ें वगैरह लिखी हुई थी कि जी आसमा जिलानी का क्या ताल्लुक था फलां बंदे के साथ, जिसके बिहाफ के ऊपर उसने मुकदमा किया था, कोई बता सकता है? आसमा जिलानी कौन है? जज थी? हैं? कौन थी? हाँ, वो किस लिए मशहूर है? एक्टिविस्ट थी। कौन था उसका किस नाम से जानी जाती है आसमा जिलानी? ये तो उसके बाप का नाम था जिलानी। किस नाम से मशहूर है? फौत हो चुकी हुई हैं, मेरी लीडर है। एक धड़े के बीच में उनके नाम के ऊपर आसमा जहांगीर ग्रुप जिनको कहा जाता है, आसमा जहांगीर साहिबा आसमा जिलानी, शादी से पहले उनका नाम ये था। सो अस्सलाम सर, कैसे क्या? सो समझने की ये ज़रूरत है कि ये जो केसेस वगैरह आपको डिटेल के अंदर ये पढ़ाएंगे, देखो लेट आने के ऊपर वो अंदर लॉ गेट में बैठने देते हैं कि बस कहते हैं कि अगली दफ़ा कर लेना। चल हाँ, लेट नहीं हुए। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 15-20 मिनट पहले पहुंचिएगा इम्तिहान से। सांस चढ़ी होगी, पैनिक किया होगा, पता नहीं है, एक दिन पहले जाके देख लें जगह हैगी भी कितने कितने। कई दफ़ा होता है वो जी पता चलता है वो तो शहर के दूसरे कोने के ऊपर है, या फलां एग्जामिनेशन सेंटर। अपना डिटेल्स वगैरह जाके अपनी सहूलत वगैरह करेंगे, सांस नहीं चढ़ा होगा। और बाय द वे कितना टाइम है और कितने सवाल आते हैं? हाँ, फी सवाल कितना टाइम लगता है बनता है? हम्म हम्म अंदाजन 1.5 मिनट फी सवाल का बीच में बनता है। अगर तो आपने एक सवाल के ऊपर पहले वाले सवालों को समझ नहीं आ रही वगैरह, उसके ऊपर 5 मिनट लगा दिए, तो बाकियों के लिए नहीं हुआ और आपको उसके बारे में पता भी नहीं है, समझ नहीं आ रही, और थोड़ी देर वास्ते पाक कर लो। एग्जामिनेशन टेक्निक आपको, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने पल्ले बांध लें, जहां से आपको पुराने लॉग एड के पर्चे मिलते हैं, इम्तिहान से पहले आखिरी हफ्ते में टाइम करके, घड़ी ऑन करके, अलार्म लगा के, जिस तरीके से इम्तिहान में होना, गप्पे लगाते हुए नहीं, उन्हीं मेरी तरफ से वही कपड़े पहन के, उसी अंदाज के अंदर बैठ के, कुर्सी पे कमरे में बंद हो के, कागज पेंसिल करके आपने टाइम करके करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नहीं आ रहा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी टाइमिंग वगैरह सही है कि आप 2 घंटे के अंदर 75 तक के ऊपर अड़े हुए हैं, और आखिरी 5 मिनट के अंदर आप 25 सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आता भी था वो भी आप रगड़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है, कॉन्फिडेंस करने के लिए, अगर आपने 6 नंबर बीच में पढ़े हुए ऑलरेडी, ये 6 सफ़े पढ़े हुए हैं प्रोफेशनल एथिक्स की, पहले ढूंढ के प्रोफेशनल एथिक्स कर लो, राइट? ऑप्शन है। और बाय द वे ये चीज भी कर लें, वहां पे मुख्तलिफ रंगों की आपको कॉपियां मिलती हैं, हमसाये से आपके फर्क रंग की होगी, उसकी नकल ना मारिएगा, क्योंकि उसकी कॉपी के अंदर वो क्वेश्चन तो वही होंगे, लेकिन ऑर्डर उन्होंने फर्क किया होता है। चीटिंग वैसे इस तरीके से पकड़ी भी जाती है, तो वो वाला जो सिलसिला है ना, वो नहीं आपके साथ चलने लगा। कई करते हैं चीटिंग वगैरह करने की, कई कई इलाकों के अंदर उन्होंने रुझान वगैरह रखा हुआ है, मगर अगर वो पकड़े जाते हैं तो फिर लाइफ टाइम बैन भी होते हैं। और लाइसेंस अगर हमें पता चला तो हमने आपको लाइसेंस नहीं देना, तो 2 नंबरी वगैरह मत करें। अगर प्रोफेशन की इब्तिदा के अंदर होता है, 7 चांसेस हैं आपके पास। अगर, और बाय द वे, अगर 40-45 ही आ रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल में शायद कोई और जाके प्रोफेशन वैसे ही कर लो, क्योंकि चलनी नहीं है आपको। आपका प्रोफेशन
आपके लॉग एट का नंबर ये भी बता रहा होगा कि आपके चांसेस ऑफ सक्सेस इस प्रोफेशन के अंदर क्या हैं। प्लीज बी क्लियर अबाउट दिस। मैं आपके साथ कोई इतनी उसको कहते हैं जालमाना अंदाज में गुफ्तगू करने के लिए नहीं आया, लेकिन अगर आपका स्किल सेट नहीं है तो आपको खुद कम से कम ये पता चल जाना चाहिए कि मैंने काम करने की जरूरत है। एक दफा आप फेल होते हैं, इसका मतलब है कि प्रोफेशन में आपको बहुत सीरियस मसला पड़ना है, चाहे कोई और चीज कर लें, ये भी आप सोच सकते हैं। और मैं आई एम नॉट हेयर टू बी क्रूअल कि आपके लिए जालमाना अंदाज में बात करें। आपने इतनी, आपके वालिदैन ने इतने पैसे वगैरह लगाए हैं, मगर अगर इसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुलती तो फिर आपको मसला तो है ना यार, बीच में आगे कमाना है, आगे बच्चे आ जाने, बीवी आ जानी है, सारे की सारी चीजें वगैरह, आपका मामला सिलसिला चलना है, तो कैसे कमाओगे अगर आप ये बेसिक एक आसान इम्तिहान नहीं कर सकते। सो आपकी जिंदगी में माना कि आप अपने बॉस के साथ काम कर रहे हैं, ये इम्तिहान पहली अटेम्प्ट में पास करने से ज्यादा जरूरी आपकी जिंदगी में कोई चीज नहीं है। वालिदैन भी बीमार हैं, अस्पताल के अंदर किताब ले जाके वहां पे बीच में पढ़ो, क्योंकि अगर पहली अटेम्प्ट में नहीं हुआ, मेरे पास आप आए, आपका ये धब्बा आपके ऊपर सारे के सारा आपका प्रोफेशन लगा रहेगा। मैं कह रहा हूं 85 से कम वाला लड़का मैं लेता इसलिए नहीं हूं क्योंकि उसका नहीं गुजारा होना जिस नौयत की मेरी वकालत है। आप अगर इसको तय में करके अपनी जात के लिए, ये आसान लॉ कॉलेज का इम्तिहान पास करना कोई मसला ही नहीं है, हफ्ते हफ्ते दो हफ्ते लोगों को पढ़ा के भी पास किया हुआ है, मगर ये चीज आपकी सारी उम्र के लिए, आपका लॉग आउट का नंबर आपके साथ जाएगा और ये आपको जज करेगा। तो इसलिए 50 का मत करो। आप आपके आके मेरे से बात करोगे तो मैं नहीं आपको सीरियसली लूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप टॉप के चैंबर्स में जाओ, मैं चाहता हूं कि हम आपको बुला के सेलिब्रेट करें। मजाल है यार, कोई लाहौर के अंदर से बंदा कोई टॉप करता हो, टॉप 50 में नहीं आते यार, अनबिलीवेबल। एज इन सिंध के इंटीरियर सिंध से और इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर मसले वो ऐसे ऐसे लेते हैं इस्लामाबाद से, ये यहाँ पे करके प्राइड के साथ करना चाहिए। हम टॉप 50 और टॉप 100 की लिस्ट इशू करवाते हैं और पता करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको मैं लिखूं कि यार बहुत जबरदस्त तुम करने के लिए उनको सहूलत भी हम देते हैं, जॉब प्लेसमेंट की भी कोशिश करते हैं, लोग उनको हाथों हाथ लेते हैं। ना कि 50 वाला मुंडा होए तो जाके 15 कह रहे हो आप किसी की सिफारिश के साथ मैं आपको रख तो लूंगा, लेकिन आप 50 वाले ही रहेंगे, यानी कि एक मुकदमे में एक हारोगे एक जीतोगे, 50% चांसेस, 50%। सो प्लीज इस चीज को मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरा यहाँ पे लेक्चर करना इतनी गर्मी के अंदर आके आपको मकसद नहीं है और नसीहत प्रोग्राम भी नहीं है, ये चीज आपके अंदर से आनी चाहिए। इतना भी प्रेशर नहीं डालना कि उधर जाके पैनिक कर जो कि हाय यार मेरा फ्यूचर आ गया, ये सारे का सारा 7 चांसेस हैं। अच्छे नंबर अगर आपके आते हैं तो हम आपको तमगा देंगे, अदरवाइज पास करना इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। आगे आ जाइए इस तरफ दोबारा से। केसेस कौन से, कोई केसेस अभी तक स्टडी किए कि नहीं? हो गए हैं। कोई तमीज मौलवी कौन था तमीजुद्दीन के, इसका मस्जिद की कोई लड़ाई थी? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो नहीं है सी यार, तुसी मेरे ख्याल में 26वीं अमेंडमेंट तुसी बड़े गौर दे नाल पढ़दे रहे हो हैं। असेंबली ते कोर्ट दे विच फर्क होता है ना, आप बताएं क्या असेंबली और कोर्ट में क्या फर्क होता है? हाँ क्या? जुडिशरी के मुताबिक चलाना, जुडिशरी के मामलों का कि आपस में लड़ाई हो रही है, जजां दी ते उधर बैठ के और रिजॉल्व कर दे। जुडिशरी का हिस्सा होती है, जुडिशरी के मुताबिक चलाना नहीं, वो खुद जुडिशरी होती है कोर्ट। असेंबली क्या चीज होती है? कोर्ट के भाग गया बीच में पकड़ के कि मेरे तो सवाल ही ना कोई कर ले, एंदे पास हिंदी आई है थे मेरी। हाँ क्या हुआ है? वीडियो बना रहे थे? अच्छा चलो ठीक है। उसने कहा कि यार इस तो पहले कि मेरी अगली बारी आए मैं वैसे ही। अच्छी बात है, वकील वाला अंदाज तुमने अपनाया है कि डॉज करके ना, शाबाश है, बड़ी अच्छी बात है। फखर जमान ने कहा कि मैं वहां पे जीरो के ऊपर आउट ही ना होता रहा, बाउंसी पिचेस के ऊपर उसने वैसे ही पहले लड़ाई करके उठ के मैं नाराज होके चला गया। यहाँ सुना वापस आ रहा टीम के अंदर, होना चाहिए कि नहीं फखर जमान को टीम में? हैं बनता है उसका। अच्छा बताओ यार, देखो और कौन असेंबली क्या चीज होती है?
डिफरेंस असेंबली में लॉ बनता है और कोर्ट में इंटरप्रेट होता है, लागू, हाँ, और इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन भी एक हद तक एग्जीक्यूटिव भी इम्प्लीमेंट वगैरह करता है। तो आई मौलवी तमीजी तो इनकी केस में क्या हुआ था यार, ये क्या बला थी, कौन सी कोर्ट के अंदर था तमीजुद्दीन का केस, ये कोई मुझे बता दे। हाँ चीफ सही है, नीचे से आप है, ये चीफ कोर्ट ऑफ सिंध क्या बुलाया यार, हाई कोर्ट का आगे, और उसके बाद और कहाँ पे गया, हाँ एफसी लिखा हुआ है, फिर सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का नाम कौन से कहाँ से आया है, हम्म हम्म पाकिस्तान की कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन थी, कितनी कॉन्स्टिट्यूशन रह चुकी हैं, बता सकता है, वैसे मैंने तो सुना है शायद 5 थी पाकिस्तान की, पहली कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की कौन सी थी, 56 से पहले कौन सी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो पाकिस्तान की जब तक अपनी आइन नहीं बना तो पाकिस्तान के आइन के तौर पे चलता था, वो तो किसने बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसने बनाया था, 1935 गोरों ने बनाया हुआ था, हमारे जो अफसरशाही थे उन्होंने बना के रखा हुआ था, और करेक्ट में पाकिस्तान की इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन भी थी, 72 की थी आई बिलीव, 72 की थी, 72 की इंटरम थी, और उसके बाद आई है, तो अगर ज्यादा ही टेक्निकल अगर आपने होना हो, मगर 3 के बारे में तो पता होना चाहिए, कौन कौन से सर साहब कोई बता दीजिए, आप बता दीजिए कौन से साल, कौन कौन से सालों की कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के, तीनों आइन कौन कौन से साल के हैं, मैंने उनसे पूछा है, आपसे तो नहीं पूछा ना यार, हाँ 1973, चलो ठीक, अच्छी बात है, तालियां यार, उसने सही जवाब दिया बीच में। आगे आ जाओ, तमीजुद्दीन के केस में क्या बला थी, क्या हुआ था, और हाउ इज दिस लिंक्ड विद 200 का केस, वो क्या होता है, उर्दू में क्या कहते हैं डॉक्टर, वो क्या होता है, कैल्सिन की थ्योरी नहीं है, कैल्सिन की थ्योरी ग्रोंडोनॉम वाली थ्योरी है, वो हाँ हाँ मुल्क के हालात और सिचुएशंस को देखकर जो है, तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन या किसी उसमें तो नहीं था, लेकिन उसकी जरूरत के तहत जो है वो उसको लीगलाइज करा दिया गया। क्या मतलब कि इलीगल चीज भी बीच में जायज है, इसको इसके लिए वहां पे जजमेंट के अंदर क्या मैक्सिम क्या इस्तेमाल हुआ था, लैटिन का जो सबसे ज्यादा है, जिसके बारे में सवाल भी किया जा सकता है मेरे ख्याल में आपसे, बता सकता है, बिकॉज ये तो आपको पता होना चाहिए यार, बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को एक जुमले के अंदर लैटिन का जुमला है कहा जाता, तो बता सकते आ जाता, सलूस पॉपुला सुप्रीमा लेक्स के, मुल्क का सबसे बड़ा कानून अवाम की बेहतरी है, हाँ जो अवाम की नहीं, विल ऑफ द पीपल अलग चीज होती है, कि अवाम की प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज भी जायज है, नेसेसिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को इस तरीके से, वो मुल्क का सबसे बड़ा कानून है, ये चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। कोई मुझे बता सकता है कि अच्छा ये मौलवी तमीजुद्दीन ने क्या किया था, हुआ क्या था, सर गुलाम मोहम्मद उस टाइम गवर्नर जनरल थे, मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर जी, उन्होंने आर्टिकल के अपनी पावर को यूज करते ना, गवर्नर जनरल ने असेंबली ने उनको तहरीक कर दिया था जी, और बाइक से एक मुझे नाम दिया से करके उनको बुला दिया था, पीएम क्लियर कर दिया था जी जी, और जो मौलवी तमीजुद्दीन साहब थे ये एज अ स्पीकर थे, उस टाइम प्रेसिडेंट कहा जाता था नेशनल असेंबली की, तो उनको ये डर हुआ कि ये मुझे भी ना फाइल करते गुलाम मोहम्मद साहब, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, आर्टिकल 8 निकाल दिया और एक 24 और आर्टिकल थे उनको स्किप कर दिया, यानी अमेंडमेंट करके चेंज कर दिया, ताकि तुम्हारा नाम क्या है, तो लॉगेट पहले अभी देना है, यस सर, कहाँ से पढ़े हुए, आ गए यार बीच में पकड़ के, जितनी जितनी डेप्थ के अंदर ये कर रहा है, इससे दोस्ती करो और इससे इसके नोट्स मांग लो बीच में पकड़ के, इसके साथ बैठ के ना इसको चाय पे बिठा के मुकदमे वगैरह इससे कहानी पूरी की पूरी सुन लो, उसी से तुम्हें तो इम्तिहान के अंदर शायद थोड़ा बहुत याद रह जाए, मैं मजाक नहीं, लतीफे में नहीं कह रहा, आप सारी चीजें अगर इम्तिहान मेरा का परसों या चौथ हो ना, तो आपस में डिवाइड अप करके
एक दूसरे से इसी तरीके से नोट्स के ऊपर करके यू हैव हिम टॉक टू यू अबाउट इट। इसके बारे में तो क्या सवाल पूछे जा सकते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। 200 केस क्या था, कोई बता सकता है? यार सारा तूने नहीं बताना, और काफी हो गया ये, मैंने इतनी तारीफ कर दी, अब रहने दे, और नहीं मैंने पूछना तेरे से। कोई और बता सकता है? आप बता दीजिए, मेरे आप एसोसिएट, आप मेरे इंटर्न हैं, आप यहाँ पे बीच में आके बैठे हो, इसने भी अभी देना है और इसको, हाँ शुरू किया कि नहीं? 200 केस क्या चीज़ है? तैयारी नहीं मैंने अभी शुरू की, देख यार इसका अभी तक रिजल्ट आया नहीं, तो ये कह रहा है वगैरह, लेकिन उसके बावजूद भी लॉग एड में कई लोग बैठ जाते हैं। 2 और भाग गए कि हमारे से भी कहीं पूछ ले। 200 केस के अंदर क्या हुआ था? एक आदमी था जिसने मर्डर किया था, तो उसको जो पनिशमेंट मिली थी वो फ्रंटियर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत मिली थी। तो अगर वो उसको वो जजमेंट उसकी कायम रहती तो इसका मतलब ये था कि जो मार्शल लॉ अब लगा है वो जस्टिफाइड नहीं है। तो उसका क्या, उसकी सजा का मार्शल लॉ से क्या ताल्लुक? थोड़ा सा एलैबोरेट लोअर लाइन डिस्ट्रिक्ट में ये रहता था, वहां से ये तुमने इतनी डिटेल में कैसे पढ़ा? इतनी डिटेल में तो मैं भी नहीं पढ़े हुआ यार। थोड़ा पढ़ लिया था। अच्छा, सर लोअर डिस्ट्रिक्ट में एक कत्ल हो गया था, इससे कत्ल हो गया था, तो एफसीआर जिसको हम फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशंस, उसके आर्टिकल में मेरे में 4 और 8 अप्लाई हुआ था इस पे। इसको मतलब उन्होंने डेथ पेनल्टी डिक्लेयर की थी, इसको साइन मोदी जी इसने। यार वो फैक्ट्स इतने ज्यादा हर ठीक है, ये पूछ भी सकते हैं, इनका कुछ नहीं पता क्या कानून था, लीगल पॉइंट क्या इन्वॉल्व था उसके अंदर? इसको राइट ऑफ ट्रायल नहीं दिया गया था सीधा, कि इसमें काउंसिल नहीं था, वन साइड सुन के इसको मतलब कहा था कि हम आपको साइन को देंगे। ये लोअर हाई कोर्ट में आया था केस, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो एफसीआर है उसको क्वैश कर दिया था पूरे, ये सारा खत्म हो जाएगा, उस सारा खत्म होने वाली इसकी सजा खत्म हो। उस टाइम के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट था कि वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट था? नहीं सर, लोअर हाई कोर्ट। अच्छा चलो, उन्होंने क्वैश कर फ्रंटियर वाले लाहौर में आते थे उस टाइम में। ये फाटा की तरफ था, तो अपील आई थी यहाँ पे लोगों, तो उन्होंने क्वैश करते हुए सजा खत्म कर दी थी। फिर गवर्नमेंट ने इसको सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था इसकी सजा के, जो इसको इसकी क्वैश किया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये हम एफसीआर खत्म कर देंगे तो फिर बाकी जो, तो इसमें इशू क्या हुआ क्या फिर? लीगल क्वेश्चन क्या था? इसमें ये था कि हम उसको खत्म नहीं किया था, उसको बरकरार रखा था। एक और भी केस इस टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके फॉलो अप के अंदर ये 200 केस आया था। उससे पहले उस केस का क्या नाम था? रेफरेंस ऑफ 1955 का, वो भी आप जरा साथ इसके उसके बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पे यार देखो, इसके ऊपर वंस अगेन इतना ज़्यादा टाइम हमने इसलिए नहीं लगाना क्योंकि 5 नंबर सिर्फ सारे के सारे हैं, बट इसको आप मुकम्मल तौर पे छोड़ भी नहीं सकते। अगर आप थोड़ा सा क्लोजली आपने पढ़ा, नुसरत भुट्टो वाला कौन सा केस था, ये आसमा जलानी वाला कौन सा केस था, हिस्टोरिकली भी अपने जेन के अंदर आसमा जलानी केस में क्या हुआ था? नहीं मैंने इनफैक्ट नहीं पूछने में, कोई और बंदा बता दे यार। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द फैक्ट्स यार, पहले मुझे एक जुमले में बता दो कि ये मामला कौन सा केस था। कौन से मार्शल लॉ, कौन सा मार्शल लॉ था ना ये? हाँ यार कौन सा मार्शल लॉ था? आसमा जलानी था ना, 72 का, कौन से साल का 72 का केस है, तो कौन सा मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर उस टाइम के ऊपर होगा? हाँ, और 72 में मुल्क टूट गया हुआ था, उसके बाद कौन था पहले वालों के अंदर? तो ये करने के लिए 72 में कौन था? ज़ियाउल हक 72 में था। ज़ियाउल आसमा जलानी वाले केस की उस टाइम के ऊपर ज़ियाउल हक था। ज़ियाउल हक 80s का था यार, करके भुट्टो साहब वगैरह यार, वो नुसरत भुट्टो वाले केस के अंदर ज़ियाउल हक था बीच में। ये तो याहिया खान बीच में उस टाइम के ऊपर था, मुल्क 71 के अंदर टूट गया हुआ था। उन्होंने आके क्या कहा इसमें आसमा जलानी केस के अंदर? तो क्या हुआ? 72 में, चूंकि आप इसको कॉन्टेक्स्ट में देखो ना यार, 71 के अंदर मुल्क टूट गया हुआ था, मार्शल लॉ वाला बीच में कमजोर हो गया हुआ था, कोर्ट के सामने आया, उन्होंने याहिया खान को क्या डिक्लेयर किया?
वर्ड इस्तेमाल किया यूजर्पर के, जबरदस्ती कब्जा करके यहाँ पे बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, आगे जाके नुसरत भुट्टो आ गया वाला केस आ गया। नुसरत भुट्टो के टाइम के ऊपर कौन मार्शल आर्ट लगाया हुआ था? उस टाइम के भुट्टो साहब का मामला था ना, तो उस टाइम के ऊपर कौन था? जिया साहब थे। तो ये सवाल वगैरह कम से कम इसको देखो, कहानी के तौर पे अगर नहीं लोगे ना तो नहीं समझ आएगी, गवाचे रहोगे। बेसिक प्रिंसिपल्स यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट। आज आपने एक्सरसाइज ये करने 8 केसेस, लीगल प्रिंसिपल, एसेंशियल फैक्ट्स। कहानी इतनी भी तय में जाने की नहीं जरूरत कि सेक्शन क्राइम रेगुलेशन का ये वाला सेक्शन ये वो वगैरह, प्रोबेबली नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड। उनका वैसे कुछ भी नहीं पता, अजीबो गरीब बोंगियां वगैरह मारते हैं, पूछा भी जा सकता है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज इस ज्यादा जरूरी ये कि नुक्ता क्या था, सेटल क्या हुआ। शायद जजेस का नाम वगैरह भी पूछे जा सकते हैं, उनका कुछ पता नहीं है, वो भी आपको अपने नोट्स में रखना पड़ेगा। इसके बाद अल जिहाद ट्रस्ट आया, ये इस केस का मशहूर नाम क्या है? सीनियरिटी वगैरह अभी भी जजेस केस 1 भी है, इसके बाद 2 भी आया था। सही है यार, तुम्हें पढ़ाना चाहिए, यहाँ पे तुम ही लेक्चर दे देते सारों को। नवाज शरीफ वाला कौन सा केस है? और नहीं यार, केस का नाम मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जफर अली शाह कितों हो गया, वो अलग केस है। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बीच में गलती भी हो जाती है। हाँ, वो गवर्नमेंट तो होगी, हर दफा किसी ना किसी की गवर्नमेंट होती है, बट इनके फैक्ट्स वगैरह प्लीज मेहरबानी करके एक दफा कर लें। 5 नंबर हैं इसके अंदर, आखिरी वाला असफंदयार वली में क्या हुआ था? उस टाइम पे कौन डिक्टेटर था? 2001 कर लेते हैं ना, या कौन? शरफ साहब आ चुके हुए थे, बीच में पकड़ के ये हो गया। अब आगे आ जाइए, इससे ज्यादा जरूरी है क्या पढ़ना? आर्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स जो हैं, और आर्टिकल्स कोई इतने ज्यादा नहीं हैं, आपके 8 से 24 हैं। ये कितने हो गए? 8 से 24 तक कितना? 8, हाँ 16 हो गए। 50 से 89 वो हो गए पार्लियामेंट वाले आर्टिकल्स, वो हो गए 39, और कोई 70-80 जो के 2 कैसे 2 या 3 सफों के ऊपर आप छोटा करके लिख के पढ़ सकते हैं। 10 नंबर हैं। 5 नंबर जजमेंट्स वगैरह, फिर कह रहा हूं उसके अंदर गवाच ना जाइएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, यू नॉट गोइंग टू हैव दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, बिकॉज सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ने हैं, उसकी कोई ब्रॉड इंटरप्रिटेशन के लिए या जजमेंट्स उसके बारे में नहीं पूछनी। सो वंस अगेन, और वो आप आदि तो आपको नॉर्मल गुफ्तगू के अंदर ही, आजकल आप अगर अखबार ही पढ़ने की जहमत कर लें तो आपको पता चल जाएगा ये कौन कौन से एरियाज हैं। 3 मुझे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है, और आप नहीं करेंगे, कोई और करेगा। पीछे वाले दोस्त बताएं, पिछली सीटों पे जो दोनों दोस्त बैठे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से हिस्से, किन चीजों के बारे में ये आपके कोर्स का हिस्सा है? 3 स्पेसिफिक एरियाज हैं, आप बता दें, सेकंड लाइन बता दें, बता दो यार, देखा ही नहीं तुमने अभी तक? कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर नहीं हुआ सामा साहब? कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर नहीं करवाया अभी तक? सो रहे थे सारे इस वक्त। अपने आप को भी, यू शुड एक्चुअली किक योरसेल्फ, अगर आपको इतनी बेसिक नहीं पता जिसके ऊपर 10 नंबर आपको मिलने। इशू ये है, और आपको जगाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, गर्मियों में इतने बैठे हुए हैं भाई, जुडिकेचर, जुडिशरी, पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट्स, ये इंपॉर्टेंट 3 बीच में हिस्से वगैरह हैं सारे के सारे। वो अगर आप नहीं बीच में पढ़ते ना, आपसे ये पूछ रहे हैं कि जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या है, ना आपसे ये बाकी चीजें पूछ रहे हैं, ये मेहरबानी करके 3 सफ़े हैं, एज एन एक 3 A4 के ऊपर आप ये पूरे के पूरे बना दो, 3 ये पूरे हो जाएंगे। कोई कमेंट्री पढ़ने की नहीं जरूरत, ये भी पढ़ लो। और लिटरली आज अभी तक जितनी चीजें हमने बात की, आप मुकदमों को थोड़ी देर के लिए पाक कर लो। आपके इम्तिहान के अंदर से 10 नंबर इसके हैं, इसमें चलो 8 आपको दे दिए, दूसरे के अंदर हमने आपको दे दिए 10 में से, चलो ठीक है वहां से भी 8 मिल लिए, 16 नंबर हो गए आपके बीच में ऑलरेडी आपके 20 नंबरों के अंदर से। सो 20 में से 16 अगर लोगे तो जाके आराम पास करना कोई इतना ज्यादा, फिर कह रहा हूं मुश्किल नहीं है। आगे आके अगर आप देख लो, इंटरनेशनल लॉ के 5 नंबर हैं, वो बहुत सर खपाई। अगर कोई चीज आपके पास टाइम नहीं है
तो आई वुड प्रॉबली इसके ऊपर ये, बिकॉज है भी लंबा, इतना ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है, अगर आप बीच में चार्टर की तरफ जाएं, इसको आपको आपकी क्लासेस वगैरह होंगी, इसके लेक्चर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और बाय द वे एक बंदे का मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा, सर उमर लतीफ हैं, उनके वीडियोस आप जरूर देखें। वो बंदा एक ही वीडियो में पूरा क्यूएसओ कर लेता है, सीपीसी ऑन फिंगर टिप्स कर लेता है, सीआरपीसी ऑन फिंगर टिप्स और पीपीसी ऑन फिंगर टिप्स कर लेता है, और वो आपको ब्लैक इस बोर्ड के ऊपर पूरे के पूरे नोट्स भी बना देता है। उसके साथ कागज पेंसिल पकड़ के एक दफा ये कर लोगे तो थोड़ा बहुत ज़हन के अंदर रह भी जाएगा। यहाँ पे पता नहीं, बिकॉज आप अपने लेक्चर के अंदर कोई बैठ के कोई खास नोट वगैरह ले नहीं रहे, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप उस टाइम के ऊपर बैठ के करोगे क्या, इम्तिहान से पहले कहाँ पे करोगे। उसका ही वीडियो पकड़ के उसके साथ बैठ के लकीरें उस तरीके से कागज पर डालनी शुरू कर दो ताकि जहन में रहे। सो उमर लतीफ के वीडियोस देखिए, बार वोकेशनल कोर्स कह रहा हूँ, लॉग एड का जो पेज है कहाँ पे, पंजाब बार काउंसिल की वेबसाइट पे, वो वीडियोस आप देख लें, फेल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने जो बार काउंसिल के अंदर वो लेक्चर्स जिसके अंदर रिकॉर्ड हुआ थे, उस साल 98% लड़के पास हुए थे। जिन्होंने हमारी क्लास में लिया था, जिससे भी बात की, कोई एक बंदा भी नहीं था जो फेल हुआ। एक था बीच में बीमार हो गया था, ये कोई इस तरीके से कह रहे थे, और एक लड़की थी शायद। ये आपको मैं बता रहा हूं कि वो मवाद आपके पास पड़ा हुआ, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी मर्जी। इंग्लिश यूरिस्प्रूडेंस और सर इसके लिए कोई लेक्चर के लिए बुलवाया, वंस अगेन 5-5 नंबर की एक एक किताब पूरी, इतनी मोटी मोटी करो, आया कोई वो देख लीजिए। उसके लिए आपको वंस अगेन ये चीजें आपको सर उमर और दूसरों के ऊपर मिल जाएंगी। आपके पास बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है यूट्यूब के ऊपर भी, उसको देखिए। सिविल लॉ के अंदर जाके आप थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है और मुश्किल हो जाता है, बट वंस अगेन सीपीसी जो है 20 नंबर की सेक्शंस आपके हैं, उसके अंदर कोई ऑर्डर सेक्शंस आपके हैं, कोई मेरे ख्याल में 5 ये 3 ये 12 सेक्शन है, 12 या 14 सेक्शन है, और ऑर्डर्स आपके हैं 6 से 9, 39, 41 और 43। ये इतने ज्यादा लंबे नहीं है। कोई मुझे बता सकता है ऑर्डर 39 क्या चीज है? सबसे इंपॉर्टेंट, हर सिविल के मुकदमे में आता है। और इसके कितने रूल्स हैं? इसके कितने रूल्स हैं? 10 से ज्यादा है कि कम है? 10 से कम है, आधा सफा भी नहीं है, और इस पे एक आएगा ही आएगा, बिकॉज हर जगह के ऊपर ये इस्तेमाल होता है। क्या स्टे कहाँ पे मिलता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन से रूल के तहत आप अगर ऑर्डर आ जाए इसको करते हैं, अगर कोई वायलेशन होती है तो उसके लिए कौन से सब रूल के तहत क्या प्रोसीडिंग होती है, यही याद करना। और मैं फिर कह रहा हूँ आधा सफा है, रॉकेट साइंस नहीं है। आगे अगर आप आज ऑर्डर 41 और 43 क्या, ऑर्डर 41 और 43 अपील्स हैं। ऑर्डर 41 क्या बुलाया? ऑन ऑर्डर 43 इसके अंदर ये आपने मेहरबानी करके बाकी चीजें तो देखनी है, ये देखनी है कि किन ऑर्डर्स के खिलाफ अपीलें होती हैं। वो उसमें उन्होंने 1 2 3 4 सारे के सारे लिखे हुए हैं, वहां पे आपका रट्टा ही चलेगा, करना है। और इसके साथ कौन सा सेक्शन लगता है अपील, तो उस वहां पे भी वो भी आप साथ देख लें, वो आपके इसमें डला हुआ 96 भी डला हुआ। तो 96 और 43 और 41 अगर आप ऑर्डर्स इकट्ठे देख लें तो वो मिलके पढ़े जाते हैं। फिर बता रहा हूं ये आधे दिन का काम नहीं है। सीपीसी, और ये कितने नंबर है? 20 के अंदर से, सीपीसी के अंदर से आपने अगर चलें 16 ले लिए नंबर, तो पहले आपके 16 32 पे बैठे होंगे, और आप 32 पे बैठे होंगे 40 में से 18 बोंगियां मार मार के। और अभी हमने जूरिस्प्रूडेंस और वो जो किताबें हैं और वो जो केसेस हैं उनको हाथ ही नहीं लगाया। वो भाई की बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी थी कि वो कहता है कि 50 या 60 तो पक्का रखो ना, और इसके अंदर तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं यार।
और आपको कह रहा हूँ ये किताब वगैरह के अंदर भी ना आप ये इसकी साइज से ना डरें, आधे से ज्यादा इसमें गंद भरा हुआ है उन्होंने। आप ये सेक्शन और आप ऑर्डर्स ये पकड़ के आप फोटो कॉपी करके जाके ये सारे के सारे सिलेबस पढ़ो, सामने करके एक फोल्डर में कर लो, इससे ज्यादा मोटा फोल्डर नहीं है, ये कर लो। क्यूएसओ फिर भी थोड़ा सा लंबा है, लेकिन क्यूएसओ मैं इसलिए कह रहा हूं सारा पढ़ लो, तो पूरे 20 नंबर अगर हैं उसके अंदर से तुमने 12 या 18 12 या 14 अगर तुम्हारे नंबर आ गए या 10 आगे पास हो गए, कल मुक गई। अभी तुमने फौजदारी को भी हाथ नहीं लगाया, अगर फौजदारी की तरह पीपीसी को भी हाथ नहीं लगाया, और वो चीजें सारी की सारी फौजदारी के मुकम्मल 20 नंबर है, जिसमें सीआरपीसी भी आता है और पीपीसी भी आता है 10-10 करके। सीपीसी की सबसे जबरदस्ती वो तो लिटरली इतने से 15-20 सफ़े हैं, और 15-20 सफ़ों के जरिए आप पास हो चुके हैं ऑलरेडी। पीपीसी और वो आपका फौजदारी की तरफ रुझान होगा। आई एम नॉट सेइंग डोंट स्टडी इट, वो वाली चीजें वगैरह करो। समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि ये बहुत आसान इम्तिहान है, और इसके ऊपर मुख्तलिफ डिटेल्स के अंदर वो भाई आपके लिए क्लासेस वगैरह भी यहाँ पे करवा रहे हैं, बट नोट नहीं बनाओगे, पढ़ोगे नहीं, दूसरे वाले नोट, ये वाले नोट नहीं, ये वाले नोट, तो मसला पड़ेगा। ये वाले भी बनाया करो। और वैसे मुझे भी लगने चाहिए यार इतनी मेहनत करने के आप सारों के साथ मिज करने वास्ते। बट यार कोई सवाल है तो मेरे से प्लीज़ पूछो। मेरे पास कोई जादुई टीका तो है नहीं, आपके लिए दुआ तो डेफिनेटली कर सकता हूँ, थोड़ी सी दवा भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ख्याल है कितने नंबर मारने? इधर तो मुझे लगता है 75 से 60 से 80 तक आ जाएंगे, उधर लगता है। बाकी चीज़ें कैसी, वहाँ पे भी फर की बोलते हो कि 80-90 मारोगे? चलो 80 से 85 से ज़्यादा हुआ तो मेरे चेंबर में आई है, मैं तूने पहले ही मुझे इम्प्रेस कर दिया। इसकी जगह मैं रखूंगा, इसने पढ़ना ही नहीं शुरू किया अभी तक। ठीक कह रहा मैं सुमान सर को उठा के लाया और फिर देखे ऊपर से मेरा मजाक उड़वा रहे हैं, नाराज ना हो जाए यार। अच्छा बताएं, बोलो कोई सवाल यार। क्या यार क्यूएसओ का बेयर एक्ट पढ़ना है, 20 नंबर हैं, तो मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ना पढ़ो, वो पढ़ना ही पढ़ना है। और वो रगड़ा खा, और देखो क्यूएसओ के अंदर अच्छी चीज ये है, मच ऑफ इट इज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इतनी कॉमन चीज तो नहीं होती, लेकिन कम अज कम वो इस नौयत की चीजें होती हैं कि आप थोड़ा बहुत भी ऑप्शंस देखें ना, तो 2 ऑप्शंस उड़ा के उसके अंदर तुक्के भी अच्छे चल जाते हैं। सो दैट इज समथिंग यू कैन एक्चुअली टेक ऑन, बिकॉज वंस अगेन क्यूएसओ पे ज्यादा जोर लगाओ ना कि चार्टर इंटरनेशनल, और उसके ऊपर वो मेरे 5 नंबर के हैं और उसके अंदर तुक्के भी नहीं लगते। यहां पे अगर थोड़ा सा 2 या 4 दफा पढ़ लोगे ना क्यूएसओ एंड टू एंड, तो अद्धी से ज्यादा चीजें ज़हन के अंदर रह जाएंगी। नोट्स अच्छे बनाओगे तो याद रहेगा तुम्हें। सो माय सजेशन टू यू इज, हाँ क्यूएसओ मुश्किल है लेकिन लंबा भी है। सीपीसी इसलिए कह रहा हूँ, सीपीसी का फोकस शायद ज्यादा बेहतर है उसके ऊपर करना, बिकॉज वो सफ़े कम है, मेरा इसका आधा भी नहीं है शायद, और अब आराम से वहां पे 20 नंबरों के अंदर से अच्छे नंबर निकाल सकते हो। बट ये माय सजेशन इज क्यूएसओ के ऊपर आपको डिटेल में लेक्चर देना पड़ेगा। और फिर कहा सर उमर का क्यूएसओ ऑन फिंगर टिप्स का लेक्चर जरूर देखना है, वो आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर सारा बना के शुरू से एंड तक पढ़ा देगा, समझा देगा। ठीक है, और कुछ सवाल वगैरह? हर दफा मुझे कोई तड़ी लगाता है कि सर आप अगर लें तो आपको कितने नंबर आएंगे, आप करें, मैं तो 100 में से 100 ही मेरे आते हैं। लेकिन शायद ना आते, बिकॉज ये जो गंद किताबें बीच में पकड़ के सालमंड और ये न्याजी, इस प्रिंसिपल्स बेसिक तो मुझे सारे के सारे आते हैं, वकील में बहुत अच्छा हूँ, बट इसके अंदर काफ़ी कुछ अभी भी रट्टे का उनसर मौजूद है आपसे पूछने का। बट वंस अगेन ज़िंदगी का तरीका यही होता है कि जो चीज़ आपके उस्ताद आपके जो इम्तिहान वाले को चाहिए वो आप दें, सही है गलत है जो भी है वगैरह, नंबर तो पास करके आपने आगे जाना ही है। एक्चुअली प्रोफेशन के साथ इसमें कितना असर होगा वगैरह, मैंने बहुत कोशिश की कि इंटरनेशनल लॉ में इसमें से उड़वा दूँ साढ़े नाल की ताल्लुक नहीं जी, लड़कों को पता होना चाहिए। बर्गर अंदाज के अंदर उन्होंने दिखाने के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल, मैंने कहा हमारे से दूर दूर से क्या ताल्लुक यार। मुंडिया ने जाके यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जाके कुछ करना है, और आप उन लड़कों को एट द बिगिनिंग ऑफ देयर करियर पूछ रहे हैं, जाके आपने जब सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस देना तो ये सवाल उनसे जब जाके करें
मगर अब है तो है, अब क्या किया जा सकता है, पास करना, 100 नंबर लेने, सो पढ़ने तो पड़ेंगे। वंस अगेन इतनी मुश्किल फिर नहीं है, लेकिन मसला आप सारे दोस्तों के साथ ये होगा बेशुमार की अंग्रेजी कमज़ोर है, तो है अंग्रेजी में, क्वेश्चन को गौर से पढ़ें और जड़ा चीज़ पूछ रहे हैं और पता नहीं है, ABCD वगैरह अगर नहीं, और अगर वहाँ पे नॉट का वर्ड लिखा हुआ है, मल्टीपल चॉइस में ये होता है कि कई दफ़ा होता है कि इन चारों के अंदर से कौन सी एक चीज़ नहीं है, आपने नॉट नहीं पढ़ा तो आपने कहा ये बी वाला होएगा, बी वाला हैगा, हमें पता है ये वाला वगैरह, बी भी था, सी भी था, डी भी था, मगर वो पूछ रहा था क्या चीज़ नहीं है उस कानून के अंदर। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट के सवाल क्या कर रहे हो। मेरे नज़दीक फी सवाल 1-1 मिनट से ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना, 100 सवाल 1.5 घंटा, उसके अंदर जो मार्क कर लिए उसके बाद आधे घंटे के अंदर यू कैन गो बैक एंड रिवाइज एक दफा, राइट। रिवीजन के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लेना, और जिसके अंदर अड़े रहे थे उसके पास आप उसको मार्क अलहदा रख लें, खाली किसी सवाल का जवाब नहीं छोड़ना। अगर तो गैस नहीं कर सकते, चारों नहीं समझ आ रही, तो फिर सारे ए लगा दो जिन जिन का, या सारे बी लगा लो, या देख के उस दिन मूड में जो भी चीज सूट, मगर ई ना लगा देना, ABCD की ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। कई दफा कई दोस्तों ने ये भी बोंगियां मारी, मेरे ख्याल में वो मुझे कह रहे थे कि वहां पे जो फॉर्म है वहां पे ABCD ई की भी ऑप्शन होती है, ई भर के आ गए जल्दी के अंदर, जबकि ई था ही नहीं उसके अंदर, ABCD तक ही सिर्फ सारे के सारे जवाब आते हैं, तो ई तो हमेशा ही गलत होगा। ABC के डी के अंदर से कोई सही हो सकते हैं, वो कर लीजिएगा। A फॉर अल्लाह होता है, अल्लाह कीजिएगा। B फॉर बल्ला होता है, वैसे क्रिकेट के लिए वो भी कर सकते हैं। C से अगर वेले हो तो चल रहे, और D के ऊपर ना ही जाए तो बेहतर है। खैर अल्लाह करे। ये वाली जो है, अब आगे बताइए कोई और सवाल वगैरह, कैसे तैयारी है, फॉर्म्स पैसे जमा करवाने सारे ये देख लीजिए, ये चीज़ें चेक कर लें, डेडलाइन मिस कर लेंगे तो आपको मसला आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अगर कोई मसला आपको पड़ रहा है तो एक दिन पहले मुझे कॉल करें, हम मदद आपकी करने की कोशिश करते हैं। कागजात नहीं आए, टाइम के ऊपर नहीं आए, आपने फॉर्म सही तरह नहीं जमा करवाया, आपको कागजात नहीं आ रहे, बार काउंसिल आपकी मदद के लिए हम मौजूद हैं। पंजाब बार काउंसिल आपके लिए इतना कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हमारा कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन तरले करके हम पाकिस्तान बार काउंसिल, DLE और HEC से बातें करवा के आपका करवा भी देते हैं। कई लड़कों के साथ हो रही होती है, आखिरी मिनट पे भी बिठवा देते हैं, अगर, मगर शर्त यह है कि गलती कोताही आपके एंड के ऊपर ना हो। अगर आपके एंड के ऊपर है, पैसे नहीं जमा करवाए, लेट हो गए वगैरह, तो फिर वेले हैं। दोस्तों के साथ नजर रखें, आगाव वगैरह अपने आप को रखें, तो आपकी मदद के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। देखो, आपके लिए क्लासेस करना, बाकी चीजें वगैरह वजीफे और ये वो चीजें तो हम आपको दे नहीं सकते, और मेरे नज़दीक शायद इस प्रोफेशन में देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंपेटिटिव प्रोफेशन है। टॉपर्स को मिलने चाहिए तमगे, और आपको अच्छी नौकरियां मिलनी चाहिए, और ये चीज़ हमारी अवलीन ड्यूटी है कि आपको गाइड किया जाए। तो आपके सामने ये गप्पे मारना और बोंगियां मारने का मकसद भी ये है कि मेरे से कोई डरने की या बार काउंसिल के मेंबर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए हम बैठे हुए हैं। रात के 2 बजे ना कॉल करें गप्पे लगाने के लिए, लेकिन आप मेहरबानी करके, आपका कोई भी मसला है तो हम सॉल्व करने के लिए मौजूद हैं, आपकी क्लासेस करवाने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। इवन तो मेरे नज़दीक लॉग एट हमारा कोई काम वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है ये करने का। लोग तो लड़के तो कहते हैं लैट के भी इम्तिहान करवाओ, उसका हमारे से क्या ताल्लुक बार काउंसिल के साथ। हम आपके जनरल जो लोग हैं उनकी एजुकेशन के लिए, बट हाँ लॉग एट हमारे नीचे फिर भी आता है, और सी लॉ भी। सी लॉ के बारे में हमने थोड़ी सी इसलिए बात नहीं की, सी लॉ के सिलेबस में एक चीज़ क्या का फ़र्क है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बर्गर वकीलों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसमें डाल दिया गया है। सी लॉ का इम्तिहान ज़्यादा मुश्किल है लॉग एट से। आप में से कौन है जो सी लॉ के लिए यहाँ पे बैठा हुआ, एक्सटर्नल डिग्री वाला कोई? सारों की लोकल है। उनको बर्गर ही इंजॉय करने तो मैकडोनल्ड्स पे बैठे होंगे। खैर, और कोई सवाल किसी का यार करने के लिए? जी नहीं यार, बीच में मुझे
आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस। मेरे नज़दीक मैं आपको पता करके बाद में भी बता सकता हूँ। आपको करना चाहिए बात पाकिस्तान बार काउंसिल के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे, या उसामा मलिक साहब हैं उनसे मैं पूछ देता हूँ आपको ये क्वेश्चन, बल्कि अभी आपके सामने ही पूछ लेते हैं। मे बी ही कैन करके, बिकॉज अब एचईसी ने कोई तब्दीली की है कि अब वो रिजल्ट की डेट अगले साल की भी शायद एक ऑप्शन वगैरह दे रहे हैं। सो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे नज़दीक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप फेल हो गए हैं इम्तिहान में, फेल भी तो हो सकते हैं, लाजमी तो नहीं है कि आप हर सूरत में पास होंगे। तो लॉग एट का की उसकी लॉग एट की क्या बुकत होगी अगर आपका 70-80 आ भी गया उसमें। अस्सलाम भाई। सर सॉरी आपको जहमत दे रहा हूँ सर, ये एक नुक्ता ज़रा क्लैरिफाई कर दें कि विदाउट पासिंग रिजल्ट आने से पहले लॉग एट में लड़के बैठ सकते हैं? काफ़ी बैठ रहे हैं। और कोई कोई एचईसी ने कोई ऑप्शन उनके लिए खोल दी हुई है जिसमें फ्यूचर का एग्जाम का रिजल्ट की डेट, वो फ्यूचर की भी वहाँ पे ऑप्शन एक दे रहे हैं। कई लड़कों ने मुझे कहा है, और मैं अभी भी एक क्लास में ही हूँ, कि जब तक रिजल्ट नहीं आता, और मुख्तलिफ अगर लॉ कॉलेजेस मुख्तलिफ डेटों पे या यूनिवर्सिटीज मुख्तलिफ डेटों पे कर रहे हैं तो हाँ यूनिवर्सिटीज तो लड़कों का तो नहीं कोई कसूर नहीं यार। हम्म। नहीं, बिकॉज काफी लड़के लड़के लड़कियां फेक भी बीच में करके कर रहे हैं इस तरीके से, बाद में उनको तकरा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं लॉग एट की सिर्फ बात कर रहा हूँ। नहीं बट ये यार एक दफा नहीं दुरुस्त है, बट एक दफा फॉर्मल करेक्ट एक फॉर्मल लेटर लिख के उनसे क्लैरिफिकेशन एचईसी से ले लें, ताकि हमारी पॉलिसी भी इसके ऊपर क्लियर हो। बिकॉज काफ़ी लड़के, हम ये भी नहीं चाहते कि इलीगली बीच में लिख के अपना एक इमेजिनरी रिजल्ट वगैरह बनाओ, जो कि काफ़ी कर रहे हैं, उसके साथ वो करते रहे, अपने आप बाद में ख़राब होते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, शुक्रिया। अच्छा, उसामा मलिक साहब है डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन के, जो कि एक्चुअली पाकिस्तान बार काउंसिल के लेवल के ऊपर ये सारी डेटें और ये सारी की सारी चीज़ें रेगुलेट करते हैं एचईसी से। अगर कोई हो ना, मेरा सिर ना खाया करो, इन्हों जाके वैसे सब तो पहले कॉल किया करो, उसकी उसकी ऑफिशियल ड्यूटी है वगैरह करने के लिए। मैं भी उसामा को ही आपके सामने कॉल करके बात कर रहा था, और ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये मुझे एडिट करना पड़ेगा अब इसके अंदर से। उसामा कहेगा कि हाँ भाई नहीं, बट बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा काम वगैरह करता है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह करने के लिए, और एचईसी के लिए वगैरह। ही यंग और वेरी एक्सेसिबल एज वेल। आपको उसामा मलिक साहब से अगर कोई कंसर्न वगैरह हो, मैं नहीं अवेलेबल, उसामा अवेलेबल, उसामा नहीं अवेलेबल, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। यहाँ पे करके हम लीगल एजुकेशन को यहाँ पे करते हैं। अब आप अगर मुफस्सल में हैं अपना, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस स्लिप के ऊपर आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है वो आपको प्रॉपर्ली पता हो, तैयारी करके जाएं तो कोई मसला नहीं है कि ऐसे इम्तहान आप पास ना कर सके। लास्ट 2 क्वेश्चंस कोई है? उसामा ने कहता है कि कहता है कि उसका कहने के मुताबिक नहीं, बट वो कहता है लड़कों का नुकसान भी नहीं होना चाहिए, तो गोल मटोली जवाब दिया है। मैंने उसको कहा कि लिख के फॉर्मली एचईसी का मौके वगैरह ले लें। मेरे नज़दीक नहीं बैठ सकते। मेरे नज़दीक देखो, 2 नंबरी करके या आप वैसे करके कर लो, इन चीज़ों का ये आपको बाद में जाके बहुत बुरी तरह ख़राब कर सकती हैं। आप जुडिशरी के इम्तिहान के लिए बैठ जाएं और वहाँ पे आपको नज़र आए कि नंबर आपके नंबर और डेटे नहीं मैच करें, कि जी पहले रिजल्ट बाद में आ रहा है, आप लॉग एड में पहले लॉग एड के अंदर आप पहले बैठ रहे हैं, और बाद में आके वो कहते हैं, वो फिर आप कहते हैं कि वो जी आपने इस तरीके से। और अगर किसी ने आपको, फॉर एग्जांपल आप सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए या लाहौर बार के लिए खड़े हो गए, दूसरी पार्टी ने आपको गंदा करना है, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर ही आप पकड़ के फिर बाद में आप तड़पते रहते हैं कि जी मैं कितने फंस गया सी, मुझे महीना 2 इंतजार ही कर। और मैं फिर ये बता रहा हूँ, इंटीमेशन आपने भेजनी है जब आपका रिजल्ट आएगा, तो पहले बैन दे नाल तानू फायदा की हो रहा है, उससे 6 महीने के दरमियान 2 दफा लॉग एट आएगा। So I don't see what you get out of it, unless of course intimation भी आपने अपना रिजल्ट आने से पहले भेज दी हुई है, वो पकड़े जाओगे किसी ना किसी स्टेज के ऊपर। तो ये चीज वगैरह ना करो तो बेहतर है। तो मेरी आपको बरादराना राय ये, आगे जिसने करना होता है आप यहाँ पे करवाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, विच इज अनफॉर्चुनेट, बट बाद में फिर वो खराब होते हैं बहुत ज्यादा। बिकॉज
बेशुमार जाली डिग्री वाले जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ वगैरह ये है कि उस टाइम के ऊपर थे, आपका सप्ली आगे कोई फ़र्क नहीं होता यार, पैसे वगैरह दे के आप आगे हो गए। अब वो बड़े-बड़े जो देव हैं, वो यहाँ पे तड़पते फिर रहे हैं और उनकी डिग्रियाँ कैंसल हो गई हुई हैं और उन्होंने जो जवानी के अंदर ये गलती की थी, वो उनको यहाँ पे पर्चे फेस कर रहे हैं। बड़े-बड़े लीडर एक्चुअली शाहनवाज़ इस्माइल गुज्जर साहब, आपका वो क्या नाम है जमील असगर भट्टी साहब, बेहतरीन ओहदों के ऊपर रहे हैं बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव। मगर जब रिजल्ट के अंदर आए, वो उस वक्त तो सारे ही करते थे, अटेंडेंस में भी जाली लगती थी, ये भी करती थी। ईमानदारी का ये फायदा होता है कि कोई तेनू फड़ नहीं सकता। फिर आपकी कोई इस तरह नहीं होती कि जिसके लिए आप फिर एक झूठ बोलते हैं, उस झूठ को कवर करने के लिए आपको 3 और करने पड़ते हैं, फिर एक जाली आप फॉर्म बना लेते हैं, एक जाली फॉर्म करने के लिए वो वहाँ पे मनी ट्रेल नहीं होती, एक और आप रसीद बना लेते हैं, फिर एक और रसीद बनाने के लिए किसी के किए होते हैं अंगूठे, आपने दस्तखत गलत किए होते हैं, वो बंदा तो मर गया हुआ था उस टाइम के ऊपर, वो तो था ही नहीं वहाँ पे, करके कहीं ना कहीं पकड़े जाते हो। और एक सीधी और लाइन के अंदर लगने से, और इसका मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये वाला अपने आप को करियर के अंदर कभी भी रिस्क नहीं करना, वकालत के अंदर भी और इस चीज के अंदर, बिकॉज आपकी ईमानदारी, आपकी इंटेग्रिटी कैरी करेगी। यहाँ पे आपने 2 नंबरी छोटी सी की के नहीं, कई दफा हमारे स्टाफ वाले आपको मरवा देते हैं, वो जी इंटरव्यू की जरूरत नहीं, कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं, पैसे मैंने दे दो, वो कच्चा पैसे अपनी जेब में डाल लेता है, आपका जमा नहीं कराता, आपको एक जाली कार्ड बना के दे देता है या फॉर्म के अंदर किसी जगह पे एंट्री करा के कर देता है, और रिकॉर्ड वगैरह के ऊपर जब आपके हाई कोर्ट के लाइसेंस की बारी आती है तो पता चलता है कि जी ऐसे फ्रॉड हैगा। ऐसे कई बंदे हैं जो कि आके वो बंदे के पास आए हैं, वो बंदे ने खुद कहा मैं तो तेरा इंटरव्यू नहीं लेता, मेरी तरफों किस तरीके से दस्तखत करके तुझे लाइसेंस मिल गया हुआ। सो प्लीज 2 नंबरी इस प्रोफेशन के अंदर आपको जिंदगी से उड़ा के रख देती है। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। इसके अंदर कोई आसमान नहीं बीच में गिरा, अगर 2 महीने 3 महीने डिले होगा, और इसमें तो डिले हो भी नहीं रहा। सो ये जो सवाल है ना, मेरे ख्याल में मैं हमेशा पीछे पढ़ के सही तरीके से करके करूंगा तो तब होगा। रिजल्ट आने के लिए करना जाए, चीखें मारे उसके अपने कॉलेज के बाहर कि बीजेड फलां थे आ गया, आप क्यों नहीं रिलीज कर रहे, हमारे अपना सारे का सारा खराब कर दिया, फ्यूचर खराब हो रहा है, रिजल्ट रिलीज करें, रिजल्ट रिलीज करें, रिजल्ट करें। वो चीजें अगर होंगी ना तो फिर या कोई एप्लीकेशन दे दें एचईसी को या डीएलडी को कि जी हमें प्रोफेशनली बैठने की इजाजत दे दें, वो अगर आपको दे देते हैं 100 बिस्मिल्लाह। जब आप वकील बन जाए ना तो अपनी रास्ता आपने कानून के मुताबिक निकालना है, आपने खुद ही नहीं अन्य करनी शुरू कर देनी है झूठ बोलने के लिए। ना हो जाएगी तो हो जाएगी, फिर नहीं मिल सकता था उस टाइम के ऊपर ये करने के लिए। मैं तो हमेशा इस तरह कवर करता हूँ कि जी मुझे इजाजत दें, वो अगर इजाजत में ना कर देते हैं तो फिर ठीक है ना है, 2 महीने के बाद बैठ जाएंगे। सही है, तो ये जनरल अपना एटीट्यूड इस तरह करके रखे। और कोई चीज स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम किसको ज्वाइन करें, क्रिमिनल में जाएं, सिविल में जाएं, कौन सी लॉ फॉर्म ढूंढें? यार ये बड़ी प्रॉब्लम है इस फेज में भाई। इसके ऊपर मैंने कोई 3 अलग-अलग वीडियोस बनाए हैं कि आपके वकालत के पहले 3 साल आपने किस तरीके से रखने। मैं आपको ब्रीफ नुक्ते बता देता हूँ। एक वीडियो है ये मेरा, अगर आप यूट्यूब पे चैनल देखें तो यहाँ पे 2-3 इसके मौजूद हैं। फेसबुक पे भी मैंने रखे हुए हैं कि अपना करियर आपने कैसे प्लान करना है। और एक जो रीसेंट कोई वीडियो था उसके अंदर मैंने ये भी लिखा हुआ कि कागज़ के ऊपर आपने अपने करियर का जायचा कैसे बनाना और हर 6 महीने के बाद कैसे देना है। अपने आप को जज करें कि मैं बोलने में अच्छी हूँ, मैं लिखने में अच्छी हूँ, उर्दू में अच्छी हूँ, अंग्रेज़ी में अच्छी हूँ, 10 में से मेरे कितने नंबर, उनसे पता चलेगा कि मैंने कितने बीच में नंबर बढ़ाने हैं। उससे आपको पता चलेगा कि मैं क्लाइंट हासिल करने की मेरे पास एबिलिटी है, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं कि नहीं, मेरी पॉजिटिव चीज़ क्या है, शादी कब हो जानी है, बच्चे वगैरह कब तक आ जाने, मैं जुडिशरी की तरफ जाना है, क्या करना है। ये कागज़ के ऊपर आपको रज़ाइचा बनाना पड़ेगा और हर 6 माह के बाद देखना पड़ेगा कि वही मैं पहले मुझे बोलना नहीं आता था, मैं बोल सकती हूँ कि नहीं, बेहतरी आई कि नहीं, उर्दू में आई कि नहीं, अंग्रेज़ी में आई कि नहीं। ये मैंने पूरे का पूरा एक बना के रखा हुआ है कि कागज़ के ऊपर 2 सफ़े हैं। ये अगर आप जाके देखेंगे, ये लेक्चर मैंने बार वोकेशनल कोर्स के अंदर इशू किया था सियालकोट का, वो आप फेसबुक पे लिखो या यूट्यूब पे तो वो मिल जाएगा। अब आया मैं आपके सवाल की तरफ कि किस तरह के चेंबर के अंदर आपने जाना है। आपने उस तरह के चेंबर के अंदर जाना है जिस चेंबर के अंदर
वो काम आपको सिखाया जा रहा है जो वो काम करता है जो कि आपको काम पहले 2 सालों में मिल सकता है। ज़िंदगी का आपका प्रोफ़ेशन का तरीका ये है कि बाकी सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इर्रेलेवेंट है, काम वो सीखना है जो काम आपको मिल सकता है और जिससे आपकी कमाई हो सकती है। मेरे मरहूम वालिद साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में या किसी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के काम सीखने के ऊपर आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, सेल्फियों के अंदर अंदर आप आ भी गई आपकी तस्वीर तो कोई फ़ायदा नहीं, उसका 5 रुपए तुम्हें नहीं मिलने। तुमने मेरे दफ्तर के अंदर आके रिटें करनी मेरे से सीखनी, क्या फ़ायदा, तुम तो कर ही नहीं सकते बिकॉज तुम्हारे पास हाईकोर्ट का लाइसेंस ही नहीं है और रिटें हाईकोर्ट के अंदर होती। काम वो सीखना है। आप अगर मेरे ये सारे लेक्चर्स देखोगे बार वोकेशनल कोर्स में, हमने आपको 12 नौयत के मुकदमे लिख के बता दिए हुए हैं कि ये आपको अगले 6 महीने में आपने सीखने हैं। तामील मुख्तस का दावा, इनहेरिटेंस के मामलात, उसको कहते हैं डेक्लरेशन का दावा, इंजंक्शन का दावा, रेंट के मामलात, कंज्यूमर कोर्ट के ये वाले उन बंदों के पास करो जो नीचे ज़मीन पे बैठ के ये काम करते हैं। कोई बड़े चेंबर के अंदर नहीं जाना, कोई सियासी चेंबर के अंदर नहीं जाना, वो तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। फ्री स्लेव लेबर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन तुम कख नहीं सीख रहे हो। कि मेरे पास जो लड़का आता है मैं कहता हूं पहले थले 1 साल ला के आओ, फिर मैं सिखा देंगा अगे दा काम। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप में से कितने फौजदारी का काम करना चाहते हैं और कितने सिविल का करना चाहते हैं? बाकियों को कुछ नहीं पता है? ये सही कह रहे हैं आप सारे जिन्होंने हाथ खड़े किए आप गलत कह रहे हैं। बात ये है इनके पास तो ये 100% काम सिविल भी कर लेंगे, फौजदारी कर लेंगे। क्या आपको 50% लोगों से पैसे हासिल करना ना पसंद है? फौजदारी मैं फौजदारी करना क्या सिविल में कमाई? आपके हमसाई के अंदर कोई बंदा फौत हो गया, आप कहेंगे कि मैं तो काम नहीं करता, का पैसे मिलने थे। तो वकालत में सक्सीड करने के 50% चांसेस तो आपने खुद ही तबाह कर दिए, क्योंकि आपको तो पसंद ही नहीं है, आपको तो आपने इसमें पढ़ना ही नहीं। आपने हर किस्म का काम करना है जो आपको काम मिल सकता है, और आपने कहना वो जी मैं तो चैंपियन है कहने विच आओ, मैनू कख ना आता हो, करते करते सीखो। आपने वकालत है, वो बड़ा वकील है जिसके पास बड़ा काम है, काम करना आता है, वो भी चीजें बाद में आती हैं। जो अगर आप काम हासिल नहीं कर सकते इसीलिए अपने आप को रेट करें, आप जीरो हैं, आप नौकर हैं अपने उस्ताद के। बी क्लियर अबाउट दिस। और मैं ब्लंटली आपको ये बता रहा हूं, आपने इब्तदा के अंदर अगर आपका झुकाव थोड़ा सा फौजदारी सिविल की तरफ है तो पहले 3 महीने फौजदारी के करने, ताकि ट्रायल करना और बेलें कराना और रिमांड का टेस्ट करना आपको आ जाए। वहां पे थोड़ा सा आपका चेहरा भी हो जाए कि ए भी मुंडा हैगा, और जब आपके हमसाये में जरूरत पड़े तो आप करने के काबिल हों या करवाने के काबिल हों, कमाई 50% चांस। सिविल का आपको बड़ा शौक है तो ठीक है, बाकी फिर वहां पे जाके 6 महीने लगाएं। उस बंदे के पास आपने जाना है जिस बंदे के पास दिन में 28 या 30 केसेस लगे हुए, जो नीचे का कीड़ा है ट्रायल कोर्ट का। कोई बर्गर चेंबर के अंदर नहीं जाना। अगर आपकी बर्गर चेंबर के अंदर बर्गर अंदाज के ऊपर सारे पैसे बॉस खा जाता है, आपको 15 रुपए नहीं मिलने, और उस नौयत का काम जब आप छोड़ के जाएंगे आपके साथ नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज अपने पल्ले बांध लीजिए, आपने उस चेंबर में जाना है। और सबसे ज्यादा एसोसिएट सबसे बड़ी करते हैं कि जाके कर लिया उस्ताद के पास, सारा दिन बैठे रहे। किसी के पास टीका नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास आपसे इतनी मोहब्बत नहीं है कि कोई आपको बैठ के सिखाए। अगर फाइलें आपने नहीं खोली तो आपने अपना वक्त जाया किया। अगर आप कोर्ट नहीं गए और 20 जजेस के सामने डेटे लेने के लिए चले जाएं तो 20 जजेस ने तो देखा, 20 बंदों से तो लैक से लैक हुई। 20 कोर्टों में कान अगर आपने नहीं खोले और करके आ गए और आपने नहीं देखा कि 20 कोर्टों में क्या केसेस चल रहे हैं, कौन वकील अच्छा है, कौन क्या आर्ग्यू कर रहा है, गंदे उस्ताद के पास आप फंस गए। तो कान खोल के देखो कि कौन सा अच्छा उस्ताद है कि जो काम अच्छा करता है, मैं उसके पास चला जाऊं। राइट? मेरे पास तो ऐसे भी शहजादे जो मेरे साथ हाईकोर्ट जाते हैं, मैं आधा दिन लगा के वापस आते, मैं पूछता हूँ जजदा की नासी तो पता ही नहीं, अपने केस के बारे में भी शायद उनको थोड़ा बहुत पता हो। लेकिन जब आप कोर्ट में बैठे हुए हैं अपने केस के इंतजार में, तो 18 मुकदमे और आपके सामने चल रहे हैं। वो 18 मौके हैं सीखने के, वो 18 ऐसे केसेस आप सीखने के जो आप कर सकते हैं जिसे देख के। जज का आपको पता चल रहा हो ये शम्स महमूद मिर्जा साहब हैं जस्टिस, ये इस तरह करते हैं, ये कानून पे ये करते हैं, ये इंटरिम रिलीफ ऐसे देते हैं, इन नुक्तों पे देते हैं, ये बंदा क्या कर रहा है, उसका क्या खारिज था।
सारों को इस नुक्ता नजर से करें कि वो इस मुकदमे दे विच की होया, अच्छा समझने की कोशिश करो ये हुआ, अच्छा तो अब जज साहब इसके ऊपर क्या करेंगे, वो जज साहब हाँ इस तरह ही कर रहा है जिस तरह मैं कह रहा था, नहीं यार जज साहब इस तरह आगों पै गया है, गलत इन्हें कीता है, नहीं होना चाहिए था। ये चीज अपने जेन में नहीं डालोगे तो वेले हो, जो मर्जी उस्ताद रख लो तुम, जो सबसे जबरदस्त चेंबर के अंदर कर लो, ये चीजें सीखनी आपके लिए बहुत लाजमी है। मेरे वालिद साहब, मैं आपको हर जगह पे ये दोहराता हूँ कि मेरे वालिद साहब से मैंने जिंदगी में जब भी कोई मदद मांगी वकालत के अंदर, उन्होंने कहा कि जी फलां चीज बता दीजिए, फलां सवाल का, उन्होंने कहा तेरी अक्खां हैं तू आप नहीं कर सकता। मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत मौके दिए, उन्होंने कहा मेरे अभी वेख के दे, लेकिन उन्होंने मेरे से काम करवाया, और जो काम करता है वो सीखता है, जो काम नहीं करता वो वेला है। बाप ने मेरे से प्यार बहुत ज्यादा वो बीच में करते थे, वो मुझे कह सकते थे, वो लेजेंड थे कि जी PLD 73 जाके मोहम्मद देख ले, फलां जुल्ला साहब की जजमेंट है। उन्होंने मुझे कहा नहीं जा देख, और मैनू भी काट के दे। उसके बाद मैंने जाके 12 जजमेंट्स निकाली हुई, 13वीं के ऊपर मुझे जाके जुल्ला साहब की जजमेंट मिली, लेकिन 12 तो मुझे पता चले ना कि ये भी हो सकता है, वो ये नुक्ता तो मेरे खिलाफ है, वो मैंने अपने रजिस्टर में लिख लिया कि अगली दफा हो सकता है मैं दूसरी साइड तो आ रहा हूं तो खारिज करवा रहा हूं। दिस इज व्हाट यू डू। बात ये है, आप अगर अपने मुकदमे के इंतजार के अंदर बैठे रहेंगे कि मैं एक आऊंगा तो उससे मैं सीखूंगा बड़ा, आप जिंदगी में एक मुकदमा करेंगे, दिन में अगर आपके उस्ताद के 25 मुकदमों में आप होंगे, एक मुकदमा होगा नया दावा जमा करवाया है, उसके डॉक्यूमेंट एक होगा कि जिसमें स्टे एप्लीकेशन आर्ग्यू करनी है, एक में 711 की एप्लीकेशन आ गई उसका जवाब देना है, एक में इश्यूज फ्रेम हो रहे हैं, 2 के अंदर एविडेंस के अंदर है, 3 के अंदर एक डिसमिशन डिफॉल्ट हो गया उसका, एक में फाइनल आर्ग्यूमेंट्स है। एक दिन के अंदर पूरा CPC सीख रहे हो, पूरी ऑर्डर शीट नहीं पढ़ोगे तो वेले हो। क्या अल्फाज हैं, लड़कों को अभी तक नहीं पता होता कि जी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज क्या होते हैं, उन्होंने देखे नहीं होते, कभी फाइल ही नहीं खोली। ऐसे ऐसे शहजादे मेरे पास आते हैं, वो जो सर के पास काम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन देखो वो मुझे कुछ सिखाते नहीं है, या ये करके हर केस जर्न हो जाता। मैंने कहा तू फाइल खोली नहीं, वो उनका जो स्टाफ वाला है वो मुझे खोलने ही नहीं देता फाइलें। अगर वो आपको फाइल नहीं खोलने देता, हाथ नहीं लगाना है, तो वो छोड़ के चेंबर किसी और में चले जाए। अगर वो फाइल खोलना आपका काम है और मेरे से लिखवा लो, अगर आप पॉजिटिव काम करके देते हो तो मैं आपको अपने पास रखूंगा और मैं कहूंगा ये अभी मैंने काम कर दे। मेरे पास तो 18 और करने वाली चीजें हैं, तो मैं तो एक जिस बंदे ने मुझे ला के काम करके दिया, मैंने उसको कहो यार ये अच्छा होता है। अगर आप वहां पे नहीं मौजूद दफ्तर के अंदर, आप मेरे से बाद में आते और मेरे से पहले चले जाते हैं, तो फिर आपने अपना वक्त जाया किया, आप सक्सीड कर ही नहीं सकते। मैं आप सारे दोस्तों से मीलों आगे हूं इस प्रोफेशन में, अपनी मेहनत के बल के ऊपर, और मुझे और भी काफी एडवांटेजेस मिली। तुमने मुझे पकड़ना है और मेरे से आगे जाना है, तो क्या मेरे से कम काम करके तुम आगे जाओगे? मेरे से पहले अगर नहीं आते और मेरे बाद अगर नहीं जाते, और अगर नहीं हो तो तुम्हारे ख्याल में मुझे वैश होनी है कि मैं कहूंगी यार वो किधर है मुंडा, उसको बुलाओ, वो जी वो तो अभी तक आए नहीं। तो मैं पागल हूं कि मैं उनके लिए इंतजार करूं? जिस एसोसिएट को मैंने कोई एक दफा काम दिया और वो एसोसिएट काम दिए बगैर घर चला गया, तो मैंने, और शाम को मुझे काम वो करना खुद बैठ के अगले दिन के मुकदमे के लिए किया, तो मैंने दिन में 10 दफा उसके ऊपर लानत मैंने की रात को, और अगली सुबह के बाद मैंने कभी उसको काम ही नहीं दिया, चाहे उसका बाप बीमार हो रहा हो, चाहे उसका कोई घर वाला गिर गया हो नीचे पकड़ के। अगर मेरे मुकदमे के अंदर नहीं हुआ, और समझने की बात है, आपकी जिंदगी में प्रायोरिटीज होंगी, हर बंदे की अलग दर्द है, किसी का बाप मर गया हुआ, किसी के घर में 72 है, कोई अस्पताल के अंदर है, किसी को घर से निकाला जा रहा है, उसको फिक्स आपने करना है, उसके बावजूद आपने करना है। तो ये जो एटीट्यूड है ना, आपने बहुत अच्छा, आपने मेरे से सवाल किया कि मैं इसके बाद ये चीज मैंने आपके पल्ले डालनी है। और लड़कों को नहीं, मैं आपको लड़कियों का एग्जाम्पल एक बीच में दे देता हूँ। मेरे दफ्तर के अंदर एक मैडम हिना है, वो मेरे पास बीच में आई, किसी के रेफरेंस के साथ, सिफारिश के साथ कि इनको रख ले, बहुत धीमी बोलती हैं, बच्चा भी था, हिजाब भी था, अंग्रेजी खास कोई नहीं आती थी, मैं नहीं रख रहा था, किसी ने जिद की मेरे दफ्तर के अंदर कि नहीं रखो रखो रखो। उस लड़की ने इतनी मेहनत की कि वो मेरे अब सिविल कोर्ट के सारे मुकदमे वो हैंडल करती, और जिस दिन वो नहीं आती तो मुझे मसला पड़ा होता कि मैडम हिना कहाँ है, मैडम हिना कहाँ पे, पता करो, हिना का पता करो यार, ये कहाँ पे मुकदमे का करने, क्योंकि वो हर वक्त अवेलेबल होती है। शायद उसका स्किल सेट अभी भी इतना जबरदस्त ना हो, मगर उसने इंप्रूव किया है, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। इस प्रोफेशन के अंदर लड़कियों के लिए मुश्किल है,
मगर बहुत गुंजाइश भी है, 50% क्लाइंट अब औरतें होती हैं, सिविल जजेस भी फीमेल काफ़ी आ गए हैं, फैमिली में मुख्तलिफ एरियाज में आपका बहुत स्कोप है। पिछली दफ़ा जुडिशरी के अंदर जिसने टॉप किया वो लड़की मेरे दफ्तर से थी, 3 लड़कियां मेरे दफ्तर में से सिविल जजेस भी बनी हैं, एक लड़का बना है ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। उन सारों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नोटिफिकेशन पे जिस बंदे ने, राजा नईम है जिसने साइन किया, वो मेरे दफ्तर से था लड़का, कोई तोप वाली डिग्री उसके पास नहीं थी, वो लॉ सेक्रेटरी है पाकिस्तान का आज का। अगर वो कर सकते हैं, उसामा अपना इंडिपेंडेंट दफ्तर चला रहा है, आई एम प्राउड ऑफ इट। हमें अच्छा लगता है कि आप सारे करें, मगर गवाची हुई गायें भी बहुत है। मेरे पास ऐसे भी एसोसिएट मैं कहता हूँ देखा हुआ है कि मेरे पास एक लड़का आया कि मैं आपके पास कल सर्टिफिकेट लेने के लिए, कि मैंने आपके पास 6 महीने काम किया, मुझे याद ही नहीं था ना, मैंने उसका नाम चेक किया, मैंने उसको सर्टिफिकेट साइन करके दे दिया। अच्छा यार किया होएगा फिर कि जी मैं बाहर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं बाहर करने के लिए जा रहा हूँ, और ये करके वो अगर 6 महीने मेरे नाल दिन रह के तेन तू नहीं किया, तो तू अपने बाप वालदैन का लाखों करोड़ों रुपए लगवा के भी फिर पल्ले की आना है। अल्लाह करे कि वो सक्सीड करे और वो वीडियो देख के मुझे गालियां ना निकाले, बट नाम मैं उसका नहीं बता रहा। बट इशू ये है, कई लड़के इसी लाइन पर लगे रहते हैं, खुदा ना खास्ता बाप फौत हो जाता है तो जीरो के ऊपर बैठे होते हैं, बाहर बीच में पकड़े डिग्रियां इकट्ठी की होती हैं, काम नहीं आता। तो इंपॉर्टेंट चीज आखिरी आपका सब, आपने उस चेंबर में जाना है जिस चेंबर के अंदर नीचे के लेवल का बेशुमार काम हो रहा हो। अपने आप को, अपने चेंबर को कागज के ऊपर कह रहा हूं कि इवेल्युएट भी करें, और नहीं तुम वहां पे खुश या नहीं हो रहा, पहले ये सोचो कि मेरी गलती है कि उनकी गलती है। अगर तुम्हारी गलती है तो बेहतर हो, अगर उनकी गलती है तो चेंबर चेंज कर लो। काम नहीं करने देते, नहीं मौका मिलता, किसी और के कोल चले जाओ। आंखें या कान खोल के रखोगे कि कौन सा चेंबर अच्छा है, कौन काम ज्यादा जिसके पास आ रहा है, कौन मुझे प्रोफेशनल नजर आता है, अपने दोस्तों से भी पूछो, तो उधर चले जाना। शहजाद भट्ट साहब सिविल का बड़ा जबरदस्त काम करते हैं, फौजदारी की साइड पे मुझे अलग भी नहीं पता, तो आई कांट से। चौधरी नईम साहब के चौधरी सलीम साहब जो हैं आजकल शायद बीमार हैं अजवेरी कॉम्प्लेक्स में, वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं। इस तरह करके बहुत हैं, आप अपने कान और आंख यहाँ पे खोल के, ट्रेनिंग में आपने देखना ही है। अगर आपने थोड़ी बहुत की जहन लगा के अपनी इंटर्नशिप 2 साल पहले शुरू कर ली होती लॉ कॉलेज के अंदर, तो अभी तक आपको पता होता केड़ा अच्छा है तो किंदे कोल में जाना है। इसके पास गए, उसके पास देखा कि यार ये वाला बड़ा अच्छा वकील है, उसके पास से फिर अगले 2 हफ्तों के लिए फलां के पास कर ली, इन हो गए, जान पहचान हो गई, मस्का लगा लिया, पहचान लिया। आप जब आओगे कि यार ये अच्छा मुंडा, यार मेरे भी जहन में होगा कि यार मैं रखना है, भाई भी यही कर रहा है, ही इज गुड, ही इज प्रॉमिसिंग एज वेल। वो अपना डिग्री से रिजल्ट आने से पहले ही मेरे पास है, मैं वकालत उससे नहीं करवा रहा, सामान उठवा रहा हूं, बट देखो ही टेक्स प्राइड इन दैट। समझने की ये जरूरत है, अगर आप बाऊ हैं और आप मेरा ये उठा के यहाँ पे नहीं बीच में ला सकते, तो ही वुडंट बी सिटिंग हियर, राइट। और इसके बारे में मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, और शायद मेरे जहन में भी नहीं होगा। काम वगैरह के लिए मेरे साथ होगा, गाड़ी में थोड़ी सी गप भी लगा लेगा कोई, जो मेरे साथ बैठ के चाय पी लेता है। वो तरीके होते हैं अपना नाम करने के, अपने आप को। और आखिरी चीज, उसके बाद मैं जाऊंगा, जेड़ा बंदा सारा दिन काम किया चेंबर दे विच और उसके बाद घर चला गया, सो गया, अगले दिन फिर आया, फिर आके ये कर लिया, वो काम कहाँ से आएगा तुम्हारा जाती, अनलेस यू आर नोन। हाँ बोलो। यार मेरे नजदीक तो नहीं आना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे तो जरूर कर लो। अगर वकालत का हासिल करने से तुम्हारा ये हो जाता है, पॉलिटिक्स नॉर्मली गंद की तरफ आपको ज़्यादा ले जाती। मुझे भी लड़कों ने काफ़ी बेशुमार ने सपोर्ट किया हुआ है, और उनके बाद वो मेरे साथ भी उन्होंने काम किया और उन्होंने सीखा भी बड़ा है। तो आई विल नेवर से कि बिल्कुल ना करें, बट इब्तिदा में सियासत वगैरह करने का कोई तुक मुझे बनता नहीं है। सो अगर आपके ख्याल में, बिकॉज आप छोटी से छोटी सीट के लिए अगर बैठेंगे तो उसकी 5 साल की स्टैंडिंग है शायद अटेस्ट जॉइंट के लिए, तो पहले 2 साल तो छड़ दो ना, तुसी तो गाली ना करो। अगर सपोर्ट करना है, अगर मेरे चैम्बर में काम करना है, या अगर मेरे पास काम बहुत है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, या अगर आप कर रहे हैं इलेक्शन वगैरह, तो मेरा अगर यार बनना है तो फिर ज़रूर करो।
थोड़ा बहुत करो, बट आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज ऑल यू डू। मेरे पास कई इतने पेनफुल मैंने एक्सपीरियंसेस देखे, कई हैं लड़के वगैरह अभी भी हैं 10-10 साल की स्टैंडिंग और सियासत के अलावा कुछ नहीं करते। वो अपना जाती मुकदमा नहीं कर सकते यार, वकालत ही नहीं सीखी। कईयों के साथ मैंने कोशिश की है पढ़ाने की, नहीं कर देते उनमें कितना जोर लावा उन्होंने देना खानापुरी वगैरह। सो पॉलिटिक्स इज नॉट समथिंग आई रिकमेंड। अच्छा है अगर इससे आपकी डाउन द लाइन कमाई हो जाएगी ज़रूर, मगर पॉलिटिकल चेंबर्स आपके ज़्यादातर प्रोफेशनल नहीं होते। पहली चीज़ वो देखो कि प्रोफेशनल हैगा कि नहीं, सीखना की है। अगर तो सियासत सीखनी और जाके ये करना और घर में बहुत पैसा है और आपने बीच में सेक्रेटरी बनना है और फिर कमाई करनी है, डन करना है या वैसे करना है या पॉलिटिकल पार्टी में जाना, तो कर लो। हर बंदे का इस कमरे के अंदर अपनी अलग कहानी होगी। फिर कह रहा हूँ आपने अपने अलग कागज के अंदर अपना पॉजिटिव चीज़, पॉलिटिकल कनेक्शंस, PMLN, MNA MPA जानने वाला है या कोई अंकल हैं उनके जरिए एडवाइजरी टारगेट करो, जाके भूखे नंगे अंदाज के अंदर फॉलो अप करो, हासिल करो, काम मिलेगा, करोगे। इसमें कोई गलत चीज वगैरह नहीं है, क्योंकि भूख का कोई जवाब नहीं है, ये क्लियर हो जाओ। बंदे कहते हो यार वो हर वक्त चोली चुकी करता रहता, गंदा आदमी है, बीच में बीबियां बैठी हूँ, मैं क्या गंदे अल्फाज इस्तेमाल करूं वगैरह, बट कि बहुत बीच में है, हर वक्त ही TC करता रहता है। दैट इज द वे यू आर सपोज टू बी, बाय द वे। अगर वो बंदा आपसे मीलों आगे निकल गया है तो तुसी पीछे बैठ गए हो TC इस तरीके से, और उसके पास अच्छी उसने गाड़ी खरीद ली अभी लीज पे या किसी तरीके से, तो लूजर तुम हो कि वो है। आई एम नॉट सेइंग करप्शन करो इस प्रोफेशन के अंदर, ये आप किसी को हरा के जीतते हैं। यू नीड टू हैव द किलर इंस्टिंक्ट इस प्रोफेशन के अंदर। यू नीड टू बी वेरी वेरी ड्रिवन। सिर्फ स्किल सेट वगैरह हो लेना, मैं वेला था, अगर मैं बड़े बाप का बीच में बच्चे बहुत कम बीच में करते हैं, मैंने भूखे अंदाज में की और मैंने सारी वकालत सिविल कोर्ट में की है। दिन में 18-18 केसेस भुगताए हैं, हर जगह पे मैंने टकरे मारी हैं। अगर मैं बर्गर वकील होता और मैंने बर्गर अंदाज में रहता, वो भी उनको भी बीच में मिलते हैं, लेकिन उनको आप अपना जाती मुकदमा करने के लिए नहीं दे सकते, उनसे फर्दी FIR या ऑर्डर शीट भी नहीं पड़ी जाती। आई टेक प्राइड ऑन दिस। और देखो सबसे बड़ी चीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने की हैं, तो आप मुझे आज सुन रहे हो, इससे ज़्यादा किसी के लिए क्या ऑनर हो सकता है। मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, मगर मैं भी पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पॉलिटिक्स की थी पाकिस्तान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी की थी। ये सारे की सारी चीज़ें लवाजमात हैं। अगर आप जिंदा हैं तो आपने कोई ना कोई स्टैंड लेके किसी डायरेक्शन में, अगर आपका करियर अच्छा जा रहा है, वो आपने करना है। जुडिशरी में भी जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, बट गंदे पॉलिटिशियन से दूर ही रहें, खुद उनको कख नहीं। हाँ यार देख, मैं कुछ नहीं पता हर बंदे का। मेरे देख, मेरी फैमिली के अंदर अगर कोई सदर है तो मेरे तो खून के अंदर है, तो मुझे आना चाहिए। शहजाद शौकत साहब के बेटे को मैंने ये कहा है कि बीच में कल के अब्बा जी का तेरा उन खत्म हो गया, तेनू सेक्रेटरी वास्ते लाना, तू कर। वो अब्बू जब उसके थे, वो ये सारे के सारे अपने वालिद के लाहौर हाईकोर्ट के सारे केसेस उनका बेटा कर रहा था। बहुत अच्छा लड़का है। तो इट्स स्टूपिड फॉर हिम टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड नॉट एक्चुअली गो अहेड एंड यूज दैट। आपकी हर बंदे की अपनी अलग कहानी है, हर बंदे की पॉजिटिव भी अलग है, और ये आप नहीं, आप इनकी चीज नहीं कर सकती। आपका स्किल सेट फर्क है, आपका स्किल सेट फर्क है, आपका फर्क है, मेरा फर्क है। मैं तीसरी पुश्त का वकील हूँ, मुझे बहुत पॉजिटिव, मैंने उसको किसी और तरीके से कैश करना था, यूज करना था। काम करना आना मुझे जरूरी था, काम अवेलेबल था। तुम्हें अगर काम करना आ गया हुआ या तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, फिर तुम्हें फोकस होना चाहिए कि मैंने मुकदमे कैसे ज्यादा हासिल करने, मुझे सोशल कैसे होना है, मैं नजर कैसे आऊं। फेसबुक पे अगर आप बोंगियां मार रहे हैं, टिकटॉक कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं, काम नहीं मिलेगा। मगर अगर हमसाई के सामने आप फेसबुक के ऊपर आप बीच में कोई 4 सीरियस चीजों के ऊपर नुक्ते लिख रहे हैं, आप ऐसी चीजों पे लिख रहे हैं जो कि आपको हमसाया जिस पे एंगेज कर सकता है। मैंने इसी बार रूम के अंदर बैठ के, एक बंदा आया मेरे पास करके, आपके ख्याल में सलमान अकरम राजे ने अपनी साख बीच में, मैंने कहा कोई लीगल क्वेश्चन है, बल्कि नहीं इस कमरे में था, बल्कि कि आपके ज़मान में सलमान अकरम राजा ने अपनी साख नहीं खराब कर दी नवाज शरीफ का वकील बन के। मैंने कहा तू तेरा मामे का पुत्र लगता उसके ऊपर करके, मैं तुझे कानून का पढ़ा रहा हूँ। बार रूम के अंदर तुम्हें होना चाहिए कि मेरा फलां मुकदमा फंसा हुआ है, मैं उसको कैसे बेहतर करूँ, मैं काम कैसे हासिल करूँ। तुझे तकलीफ हो रही है कि सलमान अकरम राजे की साख नू की असल हो रहा है या सियासत के बारे में,
पीटीआई पीपल्स पार्टी जब PMLN, आपको क्या फायदा मिल रहा है? आपका बॉटम लाइन ये होनी चाहिए, अगर तो आपका है, आप एक अच्छे लेवल के ऊपर कमा रहे हैं, सलमान अकरम राजा ने बहुत कमा लिया सारे का सारा, तो अब वो पीटीआई के साथ हो गए लॉ मिनिस्टर या एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल, या वो उसके जहन में होगा, मे बी ही इज डूइंग इट जस्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इट, मे बी वो अपना अपना चेंज करना चाह रहा है, बट द बेस हैज टू बी, कमाई कितों होनी है यार? शादी होनी है, बच्चे आने, उनको कहां से खिलाओगे? वालदैन ने पैसों का पूछना कि हाँ भाई कितने, उनको अगर उनका वजन आपके ऊपर और आ जाना, ये चीजें आपकी हर बंदे की तकलीफ आपकी अपनी है, आप नहीं मुझे, मैं आपको सारों को फर्दन 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 आपको कह रहा हूं, यू कैन फिक्स इट, योर फादर कांट इवन। बाप का अपॉर्चुनिटी आपको ला के दे सकता है, उसको कैश करना आपका काम है, और बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता। ये चीजें अगर अपने पास थोड़ी सी देख लो, तो मेरा इसके ऊपर थोड़ा सा है, जितना लेक्चर, जितना जोर मैंने लॉ गार्ड पे लगाया उससे ज्यादा मेरे ख्याल में इन चीजों पे लगा लिया, लेकिन आपका देखो इस प्रोफेशन के अंदर चांसेस ऑफ सक्सेस 5% से कम है, आप जिसमें आ गए हो, बट 5% बहुत जबरदस्त अंदाज के अंदर सक्सीड कर सकते हैं। एहसन बून, आजम नज़ीर तारा खलाई मखलूक नहीं है, लाहौर के भी नहीं है, बून साहब का झटका अंदाज है, आजम नज़ीर तारा ने थोड़ी बहुत डिग्रियां की थी, बाहर से भी बीच में पढ़ के आए थे, वो बहुत पॉलिश्ड है, हर बंदे की मुख्तलिफ पर्सनालिटी के साथ वो छाए हुए हैं। हामिद खान साहब भी मौजूद है, सारे के सारे आपको मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि कोई यहाँ पे खलाई मखलूक नहीं है, मैं अगर तीसरी पूछता हूं तो हूं, तुम्हारी भूख है, तुम्हारी तकलीफ है, तुमने उसके बावजूद करना है। और अगर आजम भाई कर सकते हैं, या भून साहब कर सकते हैं, या हामिद खान साहब कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बट ये बच्चों का प्रोफेशन नहीं है, हर लड़का यहाँ पे आके ये कहते हो जी बच्चों वास्ते, बच्चों को लेक्चर दे देना, आप बच्चे नहीं हैं। आप लॉ स्कूल के अंदर भी बच्चे नहीं थे, आप डिग्री पास कर चुके हुए हैं, और अब तो बड़े हो गए हुए हैं, सारे की दाढ़ी मूछे वगैरह पकड़ के क्लीन शेप वगैरह का यहाँ पे तरीका ही खत्म हो गया वगैरह। मैं ही सिर्फ एक सोना बीच में मुंडा के हैं, वो भी मुछ रखी हुई है, बाल उन्होंने बीच में रखे हुए हैं, मेरे तो गिर रहे हैं सारे। चलो यार, काफ़ी बातचीत वगैरह हो गई, कोई बाकी आई एम ऑलवेज अवेलेबल, अगर आपके कोई सवालात वगैरह हैं, आप वैसे भी अगर दूसरों के सामने नहीं करना चाहते, वैसे भी आप डिटेल में बात कर लें, हम आपके लिए बैठे हुए हैं बार काउंसिल में, लीगल एजुकेशन कमेटी के अंदर, ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। उम्मीद है, बट अभी आपने सारे का सारा फोकस इन चीज़ों के बारे में, जिन तक के बारे में बात की, अभी के लिए भूलवा दें। ज़िंदगी का मकसद लॉ गेट अभी अच्छे नंबर से पास करना, आपने अपना करियर आगे किस एंगल पे लेके जाना है उसके बारे में भी बात कर लूँगा, मगर ये सारी की सारी चीज़ें आंखें खोलनी थी, और ये जब लॉ गेट का इम्तिहान हो जाएगा, उससे अगले दिन आके मेरे से मोहम्मद भाई पूछ लीजिएगा कि ये करना है और वो करना है। एनीथिंग एल्स? शुक्रिया, आ जाएं यार, एक ग्रुप फोटो हो जाए प्लीज़। बाहर कर लीजिए, वो ज़्यादा ठीक है, बाहर बेशक कर लें।